आगे बात करते हैं अब डेवलपमेंट की स्टेज की बात करते हैं, विकास की अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। तो एक एक करके भाई आपकी यहां पर विकास की अवस्था शुरू हो गई। और आगे बात करते हैं डेवलपमेंट की स्टेज की। सबसे पहले आपकी प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था, जब बच्चा होता है अपने मां के पेट में होता है, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया था ये यहाँ पे भी बच्चा जो होता है 3 स्टेज से होकर गुजरता है। किससे? 3 स्टेज से होकर गुजरता है, ठीक है। एक आपकी डिंबावस्था होती है, एक आपकी भ्रूणावस्था होती है, एक आपकी गर्भावस्था होती है। इनके अंदर बच्चे का विकास किस किस प्रकार से होता है उसके बारे में आपका कोई मतलब नहीं है, ना ये आपके एग्जाम में आता। सबसे बड़ी बात है आपकी प्रीनेटल स्टेज भी आज तक आपके सीटेट के एग्जाम में नहीं आई, बस एक बार आई थी जब आपकी डेवलपमेंट की स्टेज का सीक्वेंस पूछ लेता कि क्या सही सीक्वेंस था। तो पहला आपको ध्यान रखना है कि जो डेवलपमेंट की पहली स्टेज होती है जब बच्चा मां के पेट में होता है तो होती है आपकी प्रीनेटल स्टेज होती है, जो कितने दिन का टाइम आपका रहता है, या तो 9 महीने बोल लीजिए या फिर उसके अलावा आप लोग 280 दिन आप लोग इसको बोल सकते हो। ये आपकी प्रीनेटल स्टेज यहां पर हो गई, ठीक है। और यही से बच्चे का विकास शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं अब आपकी दूसरी स्टेज की, हम लोग यहां पर बात करते हैं जो आगे आपकी शैशवावस्था। अच्छा फोटो देखकर बताओ ये फोटो के अंदर कौन है, इसकी फोटो देखकर बताओ। आई थिंक बहुत से लोगों को इसको याद भी आ गया होगा, ये कौन लेटा है भाई फोटो के अंदर, इसकी जरा देखकर बताओ इस फोटो के अंदर कौन है। अब ये स्टेज आपकी कौन सी है? ये है आपकी शैशवावस्था यानी कि आपकी इन्फेंसी स्टेज, जब बच्चा आपका जन्म से लेकर 2 साल तक का यहां पर बच्चा है, ठीक है। बताओ किसकी फोटो है? अब इसमें देखिए बच्चे के अंदर सामने क्या दिक्कत रहती है। बच्चे के अंदर सामने दिक्कत रहती है कि जो उसके जितने भी व्यवहार रहते हैं, जितने बच्चे के व्यवहार रहते हैं वो उसके मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं। अगर बच्चों को मान लीजिए भूख लगेगी तो कौन सी मूल प्रवृत्ति दिखाएगा? रोना दिखाएगा। तो कैसा व्यवहार दिखाएगा? रोने दिखाएगा। बच्चा आनंद के अंदर होगा तो बच्चों को खुशी मिलेगी। तो जितने भी व्यवहार रहेंगे उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आपके आधारित रहेंगे। स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है, अजनबी दुश्चिंता होती है। 2 साल तक के बच्चे को मान लीजिए उसकी मदर के हाथ में है और कोई अजनबी ना आके कह दे अरे बेटा मैं भी तुझको खिलाऊंगा ये करूंगा, रोना शुरू कर देगा। नहीं, मम्मी के पास, मम्मा के पास जाओ, ठीक है। तो ये अजनबी दुश्चिंता जो होती है, स्ट्रेंजर जो एंजाइटी होती है, वो यहाँ पर इसी स्टेज के अंदर यहाँ पर बच्चा देखने को मिलता है, ठीक है। हाँ भाई ये भान जाए तेजी भाई है, ठीक है। मतलब इसका नाम है तेजस, नाम है इसका, लेकिन इसका दूसरा नाम बड़ा खतरनाक है, जैसे बड़े बड़े आदमियों का होता है जब इसको कोई पूछता है जी मेरा नाम तेजस्वीर खारी है तो वरना इसका नाम तेजस है, हम लोग इसको तेजी भाई बोलते हैं, ठीक। उसके अलावा यहाँ पर बच्चा फेक इमोशन बनाना शुरू कर देता है। कैसे करना शुरू कर देता है? फेक इमोशन यहां पर बनाना शुरू कर देता है। देखिए 2 साल तक का बच्चा है, मान लीजिए आपने उसको दूध नहीं दिया, आपने उसको खिलौना नहीं दिया, तो बच्चा क्या काम करेगा? रोना यहां पर शुरू कर देगा, रोने की एक्टिंग शुरू कर देगा। और जैसे उसको चीज मिल जाएगी, आपके घर में होगा 2 साल तक का बच्चा, उसके हाथ में से मोबाइल छीन लो, मान लीजिए मोबाइल वो चला रहा है, रोना शुरू कर देगा। रोना शुरू करने के बाद उसको मोबाइल दे दो, और मोबाइल देने के बाद एकदम यहां पर बच्चा चुप हो जाएगा। तो ये होता है आपके फेक इमोशंस होते हैं। अच्छा ये फेक इमोशन जो होते हैं ना, ये सिर्फ बड़ों के अंदर मतलब बच्चों के अंदर नहीं होता, बड़ों के अंदर होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, ठीक है। मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, तो डेथ होने के बाद जो खासकर जो महिलाएं होती है वो रोती रहती है, ठीक है भाई हमारा कोई ऐसा एक्सपायर हो गया। तो सभी महिलाएं एक जगह पर होती है, जैसे कोई बाहर का आता है, रिलेटिव आता है, उसके वाला मतलब सब चुप हो जाते हैं, फिर एकदम रोना स्टार्ट कर देती है। 5-10 मिनट का गैप लेगी, फिर उसके बाद कोई रिलेटिव आता है, फिर एकदम एक साथ रोना शुरू करती है। पुरुष वर्ग चुपचाप बैठा रहता है कि हाँ भाई ये दिक्कत है, ऐसे ऐसे बात होगी, भाई बड़े बुजुर्ग थे ये बात ज्यादा। लेकिन महिलाएं क्या काम करती है? एकदम अपने ऐसे इमोशंस दिखाती है, पता नहीं इतनी जल्दी आंसू कैसे मतलब उनकी आंखों में आ जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से बच्चा भी फेक इमोशंस यहाँ पर दिखाता है। उसके अलावा उसके अंदर यहाँ पर इंपेथी रहती है। देखिए मैंने आपको 2 टर्म बताई हुई है, सिंपेथी और इंपेथी, ठीक है। सहानुभूति और समानुभूति। क्या बताई हुई है आपको? सहानुभूति और समानुभूति, यानी कि आपका सिंपेथी और आपका इंपेथी बताई हुई है। अब देखो जो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा हमेशा यहां पर दिखाता है इंपेथी। मान लीजिए इस छोटे बच्चे के सामने उसका कोई घरवाला परेशान है, रो रहा है, तो बच्चा उसको देखकर रोना स्टार्ट कर देगा। उसे मतलब ही नहीं पता मतलब क्या है, क्या चीज दिक्कत हुई है, बस मेरा मम्मी रो रहा है, मेरे पापा रो रहा है। तो बच्चे के अंदर यहाँ पे इंपेथी होती है। और एक टीचर के अंदर भी कैसी भावना होनी चाहिए? एक टीचर के अंदर भी आपकी जो फीलिंग होनी चाहिए वो आपकी एम्पैथी वाली यहाँ पर फीलिंग होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल सही दे रहा हूं ना मैं महिलाओं के बारे में, तो बताना भाई जरा क्या रीजन होता है? एकदम ऐसे दहाड़े मार मार के कहां से रोना शुरू कर देती हो? या तो कंटिन्यूअसली रो या चुपचाप हो जाओ, बार बार गैप के अंदर रोते हो, ठीक है तो ये होती है आपके टीचर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, इंपैथी की यहां पर क्वालिटी होनी चाहिए। सिंपैथी का मतलब होता है दूसरे के लिए सद्भावना रखना, सहानुभूति आप रखना। मान लीजिए आप लोग परेशान हो कि भाई मेरा एग्जाम पास नहीं हो रहा, सर घर के अंदर दिक्कत है, तो मैं कहूंगा अरे यार देख बेचारा बच्चा परेशान हो रहा है, देखना जी कितना बच्चा बेचारा परेशान हो रहा है, ऐसे ऐसे यहां पर बात हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बच्चे की जो ऐसी वो फील कर रहा है, जैसी वो फीलिंग शो कर रहा है, बच्चा रो रहा है, उसी प्रकार की फीलिंग भी अगर मैं व्यक्त करूंगा, मैं भी रोना स्टार्ट कर दूंगा, तो आपका इंपैथी हो जाएगा। इसलिए आपके सिंपैथी के कंपैरिजन में आपको इंपैथी को सबसे बढ़िया यहां पर बताया हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं फीलिंग ऑफ जेलेसी। बच्चे के अंदर यहां पर जेलेसी की फीलिंग आ जाती है। छोटा बच्चा है 2 साल तक का,
अगर मान लीजिए इसके साथ में इसका कोई और भी भाई होगा, तो बच्चा क्या काम करेगा, रोना शुरू कर देगा, नहीं मुझको ही गोद में रखो, नीचे उतारो, अपने भाई भाई से ज्यादा नहीं करेगा अगर प्यार बहन भी होगी तो, ठीक है। तो जेलिसी की यहाँ पर फीलिंग होती है बच्चे के अंदर कि ये मेरी मम्मी है तो बस मेरी मम्मी है, और नहीं आएगा इसके पास कोई भी, चाहे मेरा भाई हो मेरा कोई बहन हो, इससे मतलब नहीं पड़ता बच्चे को, ठीक है। तो जेलिसी की फीलिंग आ जाती है, लगभग 2 साल के बच्चे के अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हमारे तेजी भाई कंप्लीट हो गए, तो तेजी भाई के लिए एक लाइक कर दो आप लोग सारे के सारे। अब देखो दूसरा बच्चा यहाँ पर आ गया, अब इसका नाम बताओ दूसरे बच्चे का, इसके बारे में भी आप लोग जरूर जानते होंगे, इस दूसरे बच्चे का आप लोग यहाँ पर बताइए। दूसरा बच्चा देखिए यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर है, और ये आपकी दूसरी स्टेज तीसरी स्टेज है, अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज है, जिसमें बच्चा लगभग आपका 2 साल से लेकर 6 साल तक का यहाँ पर बच्चा रहता है। अब देखिए इस स्टेज के अंदर एक बच्चा सामने, कमेंट बॉक्स में नाम बताओ कौन है आपका। इसके अंदर बच्चे के अंदर रहती है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी रहती है बहुत ज्यादा, हर चीज के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि पापा ये क्यों है, मम्मी ऐसे क्यों है, गाड़ी ऐसे क्यों चल रही है, पौधे ऐसे क्यों हो रखे हैं, आपने खाना क्यों नहीं खाया, इस प्रकार के दुनिया भर के क्वेश्चन बच्चे पूछता है। तो हर चीज के बारे में जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी यहां पर बच्चे को रहती है। उसके अलावा यहां पर बच्चा करता है इमिटेशन, अनुकरण करता है, अनुकरण का मतलब होता है कॉपी करना। यहां पर बच्चा हर चीज की करता है कॉपी करता है, मान लीजिए जैसा व्यवहार उसके घर में करा जा रहा है उसी व्यवहार को बच्चा यहां पर कॉपी करता है। बच्चे के अंदर गलत भाषा बोली जा रही है, इसलिए यहां पर कहा जाता है कि आपके सेंसिटिव पीरियड इसको कहा गया है। किसको? सेंसिटिव पीरियड इसको कहा गया है। मान लीजिए आपके घर के अंदर जो भाषा बोली जाती है, ठीक है, यहां पर अगर मैं लिख दूं भाषा, तो भाषा के लिए बड़ा सेंसिटिव टाइम पीरियड कौन सा रहेगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपके सीटेट में। तो भाषा के सेंसिटिव टाइम पीरियड की मैंने बात कर दी। जैसी भाषा आप घर में बच्चों के सामने बोलोगे, उसी भाषा को बच्चा क्या काम करेगा, कॉपी करेगा, अनुकरण करेगा, और सेम वही भाषा बोलना बच्चा यहां पर सीख जाता है। कहते हैं ना कि बच्चा अनुकरण के माध्यम से अपनी मातृभाषा को यहां पर सीख जाता है। तो इसलिए कहा जाता है बच्चों के सामने हमेशा आदर्श व्यवहार रखिए, आदर्श भाषा बोलिए, क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा जो आपका इमिटेशन करता है इस वाली स्टेज के अंदर यहां पर बच्चा करता है, ठीक है। और सेंसिटिव टाइम पीरियड रहता है बच्चे के हर प्रकार के डेवलपमेंट के लिए, चाहे उसके अंदर आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट आपका क्यों ना हो, ठीक। आगे बात करते हैं, इनका नाम बता दिया किट्टो ठीक है भाई, इसका नाम है आपका किट्टो, और इसका असली नाम है आपका जानवी, ठीक है, असली जानवी है, वैसे इसका नाम किट्टो है, ठीक है। अब देखिए यहां पर बच्चा क्या काम करता है, बच्चा यहां पर कल्पनाशीलता वाले गेम्स खेलता है, इमेजिनरी गेम्स खेलता है यहां पर। अब मान लीजिए यहां पर किट्टो है, तो किट्टो एक दिन पता क्या काम कर, इसने चुन्नी ऐसे सर में गाली और यहां पर दादी बन गई ऐसा कल्पनाशीलता वाला गेम खेली, और यहाँ पर तेजस को तेज जी को बोल रही थी कि मैं दादी हूं, और ऐसे ऐसे मतलब उसको चीजें बता रही थी यहाँ पर। तो ऐसे इमेजिनरी गेम्स खेलते हैं, गुड़ियाओं के साथ खेलते हैं कि देखो मेरी गुड़िया है, मेरी रानी है, ये वो, तो यहाँ पर बच्चा करता। अच्छा देखो यहाँ पर मेरे मुंह से भी क्या निकला कि बच्चे ने क्या काम करा, गुड़िया के साथ खेलना शुरू करा। यानी यहाँ पर बच्चों को अपने जेंडर रोल के बारे में पता चल जाता है। किसके बारे में? बच्चों को यहाँ पर अपने जेंडर रोल के बारे में पता चल जाता है। अगर मैं लमसम में बात करूं तो कह सकते हो 4 साल के लगभग बच्चों को जेंडर रोल के बारे में पता चल जाता है। और जेंडर के बारे में अभी बात करेंगे कि किस प्रकार से आपका सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, कि मैं लड़की हूं तो मैं गुड़ियों से खेलूंगी, ठीक है, तेजी भाई लड़का है तो अपनी बंदूक से यहां पर खेलेगा, ठीक है। तो जेंडर रोल का भी पता यहां पर बच्चों को लग जाता है इस वाली स्टेज के अंदर, ठीक है। बच्चा तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है, उसके चिंतन के अंदर यहां पर तर्क रहता है। अगर वो क्वेश्चन पूछता है किसी भी चीज के बारे में तो फिर सोचता है यहां पर, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में आगे हम बात करेंगे, ठीक है। यहां पर अपोजिट जेंडर एक साथ रहते हैं। अपोजिट जेंडर का मतलब होता है चाहे आपका बॉय हो चाहे आपका गर्ल हो, यानी लड़की हो, सभी एक साथ यहां पर खेलते हैं, ठीक है। तो यहां पर दोनों जेंडर एक साथ में खेलते हैं। अभी आगे जाकर अगली स्टेज के अंदर वो अलग हो जाते हैं, वो एक एक करके हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो दूसरा जेंडर आपका ये बता दिया जो आपकी अगली स्टेज है। अच्छा ये बताओ ये कौन भाई साहब है अगली बताओ कि ये कौन भाई साहब है, जरा इनके बारे में आप लोग बताइए कि इनको कभी देखा है क्या आप लोगों ने, ठीक है, और बहुत परिचित होंगे आप इनसे, इनके बारे में जरा बताइए। इतना हैंडसम जो आपके सामने बच्चा है इस स्टेज के अंदर, इसका बताइए। अब ये स्टेज आपकी मध्य बाल अवस्था, जिसको आप लोग कभी बाल अवस्था है आपकी, अलग अलग नाम से इसको बोल सकते हो, सीटेट वाला अलग बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड होता है आपका 6 साल से लेकर 11 साल तक का, जो आपका मिडिल चाइल्डहुड है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 साल से लेकर 11 साल तक का बच्चा है, ठीक है। अब जरा इसके बारे में बता दो कौन होगा, अनुमान लगाओ कौन होगा यहाँ पर, ठीक है मैं नहीं हूं भाई, मेरी फोटो ऐसी नहीं आ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, पहली चीज यहाँ पर दे रखी है इंप्रूव्ड एथलेटिक एबिलिटीज, यानी बच्चे की जो शारीरिक एक प्रकार की क्षमता होती है यहाँ पर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। बताओ जब तक नाम इसके अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार की शारीरिक एक्टिविटी जहां पर करता है। अब जैसे होली खेल रहा है, देखो हाथ के अंदर क्या भरा हुआ है, गुब्बारा, पानी का जो होली का गुब्बारा मान निकले तैयार है, और कोई इसके पीछे भागेगा तो एकदम भाग जाएगा, ठीक है। तो मैंने मारा था, इसे भाग गया था, ठीक है। अगला यहां पर सेम सेक्स टुगेदर, यानी कि यहां पर जो आपके मेल होते हैं, यानी यहां पर जो आपका बॉय होता है और यहां पर जो आपका गर्ल होता है,
वो अपने सेम जेंडर के साथ खेलते हैं। अगर लड़का होगा तो यहाँ पर लड़के के साथ ही खेलेगा, लड़की होगी तो यहाँ पर लड़की के साथ खेलेगी। जैसा आप लोग स्कूल के अंदर होंगे तो जब हम लोग यहाँ पर खेलते थे तो लड़के बिल्कुल अलग खेलते थे, लड़कियों के ग्रुप में नहीं जाते थे। इनफैक्ट जो टीचर भी होता था वो सीटिंग अरेंजमेंट इस प्रकार का बनाता था, एक लाइन लड़कियों की कर दी, एक लाइन लड़कों की कर दी। एज ए टीचर कभी आपको इस प्रकार से नहीं करना, ठीक है। ये आपके जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हो जेंडर के मतलब बढ़ावा देता है, जेंडर वाइज की ओर यहाँ पर बढ़ावा देता है। आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहिए एज ए टीचर कि भाई कभी लड़के लड़के एक साथ बैठ जाओ, कभी जो ज्यादा पढ़ने वाले हैं वो आगे आ जाओ, कभी वो पीछे बैठ जाओ, इस प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगला है प्रारंभिक काल्पनिक अनुपस्थिति यहां पर हो जाती है, इनिशियल इमेजिनरी एब्सेंस हो जाती है। यहाँ पर प्रारंभिक काल्पनिक कैसे हो जाती है, एब्सेंट कैसे हो जाती है? आपने देखा होगा 6 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चे की अगर मैं बात करूं तो यहां पर उसको पता चल जाता है जैसे कि भाई भूत ऊत नाम की कोई चीज नहीं होती, यहाँ पर चुड़ैल डायन नाम की कोई चीज यहां पर नहीं होती है, ठीक है। ये बच्चों को पता लग जाता है, लेकिन उससे पहले छोटे बच्चों को हर कोई डरा देगा। अब मान लीजिए तेजी और ऊपर किट हो गए, उनको बोल दो ऊपर मत जाओ, ऊपर भूत है। अच्छा भूत है ऊपर, नहीं जाएंगे। अब इसे देख लो, अगर भूत ने इसको देख लिया, मैं गारंटी दे रहा हूं अगर भूत ना भाग गया तो ठीक है, इस भूत के सामने आपका भूत भी भग जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो प्रारंभिक काल्पनिक अनुपस्थिति है, मतलब बच्चा इस प्रकार की जो काल्पनिक चीजें रहती है तो यहां पर उनके बारे में बच्चा समझ जाता है, ठीक। आई होप आप लोग समझ गए। जैसा आप लोग भूतों के बारे में सोचते थे कि भाई भूत होते हैं, एक बरगद के नीचे चुड़ैल रहती है, खा जाएगी, ये कर जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अगली बात करते हैं गंदी अवस्था, डर्टी एज इसको कहा जाता है। देखो सामने बिल्कुल सटीक फोटो ली हुई है, डर्टी एज कहा जाता है। इस स्टेज के अंदर बच्चों को अपना गंदा करने के अंदर बहुत आदत होती है। अगर खाना खाएगा कपड़ों के ऊपर डालेगा, अगर जैसे होली खेलेगा, देखो अब इसका ये नहीं पता चल रहा इसकी आंख का है, मुंह का है, बाल का है, कुछ पता नहीं यहां पर चल रहा है, ठीक है। तो गंदा होने में बड़ा मजा आता है, लेकिन अगर कोई बड़ा होगा उसको यहां पर मजा नहीं आएगा इतना, ठीक है, जितना इन बच्चों को आता है। दूसरी बात, टोली या समूह की अवस्था या गैंग की अवस्था इसको कहा जाता है। एक अपना छोटा सा यहाँ पर गैंग बना लेता है, ठीक है, और उस गैंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर उन्हीं के साथ यहाँ पर अपना बच्चा रहना शुरू कर देता है। ध्यान रखना, यहां पर समूह की अवस्था है, गैंग की अवस्था है, अपना बच्चा समूह बनाता है, गैंग बनाता है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि उस गैंग का एक्टिव मेंबर कब बन जाता है, सक्रिय सदस्य कब बन जाता है, वो आपका एडोलसेंस के अंदर जाएगा, ठीक है। ये बात आप समझ गए। स्टोरेज की प्रवृत्ति रहती है, संग्रहण की प्रवृत्ति रहती है। इस स्टेज के अंदर बच्चा कुछ ना कुछ यहाँ पर कलेक्ट करता है चीजें, ठीक है, कुछ ना कुछ इस प्रकार के पैसे कलेक्ट करता था, ठीक है, हमसे लेके जाता था पैसे, वो कलेक्ट यहाँ पर करता था, ठीक है। तो संग्रहण की प्रवृत्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। आप लोगों ने भी बहुत सी चीज स्कूल के टाइम में कुछ कलेक्ट की होगी, जैसे कंचे कलेक्ट करते थे, WWE के कार्ड कलेक्ट करते थे। लड़कियां जो होती थी मोर का पंख कलेक्ट करती थी, कहती थी किताब के बीच में मोर का पंख रखेंगे तो इससे जो है ना विद्या माता हमें बहुत सारी बुद्धि देगी। हमारी क्लास में थी 2-3, ठीक है, कुछ बुद्धि नहीं आई उनको अभी तक, ठीक है। अगला है खेलों की अवस्था, गेम स्टेज इसको कहा जाता है। इसके अंदर बच्चा सबसे ज्यादा गेम भी आपको खेलता हुआ यहां पर नजर आ जाएगा। तो ये स्टेज यहां पर हो गई, और आप लोगों ने इसका नाम अभी तक नहीं बताया, क्या नाम है इसका? इसका नाम है सौरभ द ग्रेट, ठीक है। इसका नाम आपका सौरभ, इसका नाम है। इसके बचपन की फोटो मैंने ली हुई है, जो छोटा भाई है, ठीक है। दिखाओ इसकी शकल देखो इसकी शकल, देखो मैच करेंगे नहीं करेंगे। अरे एक सेकंड का, देखो इसे दिखा दो, आ जल्दी इसमें देखो, मैच करके देखना कितना यहाँ पर ये अलग होता है इससे। इसकी शकल देख लो जो आपके बैठा रहता है इस पे, ठीक है। ये देखो इसे मैच करके देखो कितना मैच हुआ है कितना मैच हुआ है, शकल से हुआ है। तो ये भाई इसकी यहाँ पर फोटो लगाई हुई है, ठीक। चल बैठ जा तू। अगली की बात करते हैं। अच्छा अगली स्टेज के अंदर देखो ये कौन आगे, इनको जरा पहचानो। अगली स्टेज के अंदर ये कौन सामने आपकी स्क्रीन पर आगे, इनके बारे में अब आप लोग यहाँ पर बताइए, ठीक है। हाँ, क्लास के बाद देखना पोल यही दे रहा है आज आपको, ठीक है, जो आज आपको पोल दे रहा है सौरभ दे रहा है, ठीक। अब देखिए अगली स्टेज के अंदर बताओ ये कौन है, ठीक है। ये तो बहुत हैंडसम सा लग रहा है भाई, ठीक है, मुझे लग रहा है किसी फिल्म का हीरो है ये बताओ इस स्टेज, इसके बारे में। अब ये स्टेज आ गई आपकी एडोलसेंस, यानी कि किशोरावस्था आ गई, जिसका टाइम पीरियड लगभग 11 साल से लेकर 18 साल तक मान लो, 12 साल से लेकर 18 तक मान लिया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार से इसकी व्याख्या की गई है। जैसे WHO की बात करें तो उन्होंने 19 साल तक भी माना हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक। अब इसके अंदर देखिए क्या होती है, इसके अंदर जो होती है सिंपल सी एक डेफिनेशन देखो कि बचपन से वयस्कता तक के परिवर्तन काल का समय आपका क्या कहा जाता है, आपका किशोरावस्था कहा जाता है। कि बचपन से और जो वयस्कता की ओर आदमी बढ़ता है, वयस्क होने की ओर बढ़ता है, उसके बीच का टाइम पीरियड कौन सा होता है, आपका एडोलसेंस होता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो अपना दोस्त रहता है, दोस्त इसमें ज्यादातर सलाह लेता है अपने, इसमें जो बच्चा रहता है सबसे ज्यादा सलाह लेता है अपने दोस्त यारों की, अपने यहां पर पेरेंट्स की सलाह नहीं लेता। क्या नहीं लेता, यहां पर आपका पेरेंट्स की यहां पर सलाह बच्चा नहीं लेता है। यहां पर बच्चा जाता है ऑटोनोमस की ओर, कहां पर लिखो, यहां पर बच्चा जाता है ऑटोनोमस, यानी कि
स्वायत्ता की ओर बढ़ता है। किसकी ओर बढ़ता है? स्वायत्ता यानी ऑटोनोमस की ओर यहां पर बढ़ता है। ठीक है, कि नहीं मुझे इतनी ज्यादा फैमिली की जरूरत नहीं, मैं अपने आप भी इस काम को कर सकता हूं, मेरी खुद की भी यहां पर इमेज है। हालांकि वो आइडेंटिटी क्राइसिस बना रहता है उसका, मतलब उसको अपनी पहचान में भ्रमित रहता है बच्चा, बट बच्चा इस स्टेज के अंदर यहां पर सोचता है। ठीक है, जैसे मैं देखो कहां पर घूम रहा हूं, बता सकते हो कहां पर घूम रहा हूं मैं यहां पर उसके अलावा खुद की पहचान का निर्माण बच्चा करना चाहता है, सेल्फ आइडेंटिटी यहां पर करना चाहता है। अब आइडेंटिटी क्राइसिस इस स्टेज को कहा जाता है, नो डाउट उसके अंदर, क्योंकि उसको खुद पहचान नहीं होती। पापा मुझे वाला काम करना है, चल बे तो ये वाला इस नौकरी की तैयारी कर ले या गल्ले के ऊपर बैठ जा, नहीं मुझे तो टीचर बनना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना है, तो उसकी कोई इमेज यहां पर नहीं रहती। जैसा पेरेंट्स कहते हैं वैसा यहां पर बच्चा उस चीज को करता है। इसलिए तो कहा जाता है कि इसलिए बच्चा पेरेंट्स की जगह अपने दोस्तों के यहां पर सलाह लेता है कि हाँ भाई तेरे पिताजी ने क्या कही तेरे बारे में, यार वो तो कह रहे वाला कोर्स कर ले, यार मेरे वाला भी ये कह रहा, हाँ यार दोनों के बेकार ही है बाप इस प्रकार की यहाँ पर जो डिबेट चलती है। ठीक है, इसके अलावा अमूर्त चिंतन बच्चा शुरू कर देता है। अब यहाँ पर बच्चे के अंदर जो चिंतन आ जाएगा वो कॉन्क्रीट नहीं रहेगा, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट चिंतन मतलब बच्चा किसी चीज को बिना देखे हुए भी उस चीज के बारे में अपना चिंतन कर देगा, उसके बारे में यहाँ पर बता देगा। ठीक है, उसके अलावा जीवन का सबसे कठिन काल इसको कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी आपकी आंधी तूफान आते हैं वो सब इसी अवस्था के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। क्या आते हैं? आंधी तूफान सब इसी अवस्था के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। विषम लिंगी आकर्षण इस स्टेज के अंदर होता है, यानी कि जो आपका मेल होता है वो आपका फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होती है, और जो आपकी फीमेल है वो आपकी मेल की तरफ यहां पर अट्रैक्ट होती है। डे ड्रीमिंग यहां पर बच्चा करता है, यानी कि दिवा स्वप्न यहां पर बच्चा करता है। ठीक है, दिन के अंदर यहां पर सपने देखता है, एक दिन देखना बहुत बड़ा क्रिकेटर बनूंगा, एक दिन देखना सीटेट का एग्जाम पास करके 150 में से 50 लाऊंगा और फिर अपना इंटरव्यू देना आऊंगा, न्यूज के अंदर मेरी बहुत बड़ी बड़ी यहां पर वाहवाही हो जाएगी। एक दिन देखना मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे में कमाऊंगा, और उसके बाद ही उसके पिताजी आकर पानी डाल देते हैं या दो मारते हैं, चल बे खड़ा हो रहा नहीं ठल्ले की तरह पड़ा है, अभी तक घर के अंदर पड़ा है। तो यहाँ पर यह स्थिति इस वाली स्टेज के अंदर आपकी होती है। उसके अलावा वीर पूजा हीरो वर्शिप की भावना रहती है, यानी जब बच्चा किसी को अपना आइडल मानकर उसको फॉलो करना यहाँ पर शुरू कर देता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, तेरे नाम की मूवी आई थी, तो बच्चे सलमान खान को अपने आइडल मानते हैं कि चलो यार बॉडी बनाते हैं, सलमान खान जैसी बॉडी, सिक्स पैक बनाएंगे। तेरे नाम जब मूवी आई तो बीच के बाल निकाल लिए, ब्रेसलेट हाथ में रख लिया, ठीक है, कुछ ने सिगरेट के कस लगाने भी यहां पर शुरू कर दिए। बॉडी ऐसी थी बिल्कुल झिंगुर सी यहां पर, लेकिन उसको फॉलो करना शुरू करा ना, इमिटेशन यहां पर शुरू करा ना। लड़कियां किसी को अपने हीरोइन को या किसी और को फॉलो माननी शुरू कर जाती है, लड़के बजरंगबली को मानते हैं, ठीक है, या लड़के भगत सिंह को मानते हैं, मतलब किसी की अपना एक किसी को आदर्श मानकर उसको यहां पर फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और ये फोटो आपको पता ही चल गया, ये फोटो मेरी फोटो है आपकी ठीक है, ये किसकी फोटो है? ये यहाँ पर मेरी फोटो है जो सामने आपकी स्क्रीन पर है। तो भाई देखो सारे के सारे घर वाले मैंने यहां पर आपके सामने लेकर आ गया। अब ईमानदारी से क्वेश्चन का आंसर बता देना, और इसका आंसर अब आप लोगों का गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो आप लोग यहां पर अब आंसर बताओगे, सामने क्वेश्चन अब आपके सामने स्क्रीन पर ये आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल दे दो भाई इनको। अगला देखिए क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ है कि राघव जब शिशु था तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, बहुत सेंसिटिव अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता। तो राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित करता है? यहां पर बात होगी आपके डेवलपमेंट के इश्यूज की बात होगी, डेवलपमेंट की डिबेट्स की यहां पर बात होगी। अब देखिए डेवलपमेंट की 4 डिबेट आपको दी हुई है, तो जो चीज यहां पर राघव के साथ हुई थी, अब यह बताना कौन सी आपकी डेवलपमेंट की डिबेट हो जाएगी। क्या यह कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी की डिबेट है, यानी कि जो विकास निरंतर रूप से चलता है, यानी कि आपका पर्टिकुलर अवस्था के अकॉर्डिंग चलता है, उसकी तो यहां पर बात नहीं हो रही। यहां पर तो जब राघव शिशु था उसके माता पिता से मतलब उसको प्यार नहीं मिला, बाद में टीचर ने उसको प्यार दे दिया, लेकिन कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ता है, यार मेरे माँ बाप ने मुझे प्यार नहीं करा। ठीक है, तो यहां पर विकास कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी नहीं हुआ। अर्ली और लेटर एक्सपीरियंसेस इश्यूज, ये कैसा आपके आरंभिक और बाद के अनुभवों का आपका मुद्दा है, यानी शुरुआत में उसके अर्ली एक्सपीरियंस कैसे रहे? खराब रहे, उसके माता पिता ने उसको प्यार नहीं करा जब वो बच्चा यहाँ पर शिशु था, और बाद के जो आपके एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर अच्छे रहे जब उसके टीचर ने, एक सेंसिटिव टीचर मिल गया, उसको प्यार करा, दुलार करा उसको यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है अगर शुरुआत के अंदर बच्चे के साथ किसी प्रकार की कोई घटना आ गई, वो उसके बाकी के विकास को आने वाले आगे का जितना भी टाइम रहता है उसको यहाँ पर प्रभावित करती भी है। ठीक है, अगली डिबेट है आपकी यूनिफॉर्मिटी और इंडिविजुअलिटी इश्यूज। यहां पर कहा जाता है कि जो बच्चा होता है या तो एक समाज के अकॉर्डिंग यहां पर चलता है, समाज के अकॉर्डिंग चीजों को मानता है, या अपनी एक खुद की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग मानता है। मान लीजिए स्कूल के अकॉर्डिंग उसको कह दिया कि भाई सभी एक प्रकार के यहां पर ड्रेस पहन के आएंगे, जितने भी बच्चे होंगे। अभी वो एक प्रकार की ड्रेस पहनने का मतलब क्या होता है? अमीर हो, गरीब हो, चाहे किस प्रकार की सामाजिक आर्थिक रूप से कैसा भी यहां पर बच्चा हो,
सभी इक्वल हो जाते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर बात हो रही है यहाँ पर इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है कि बच्चा अपने अकॉर्डिंग चीजों को करे। एक तो होता है सभी के लिए समान चीज हो रही है, समान रूप से कर रहा है, एक होता है बच्चा इंडिविजुअली कुछ करना चाहता है खुद से, तो आपका इसका हो जाएगा। बट इसके अंदर आपका आंसर सेकंड था। अच्छा, नेचर वर्सेस नर्चर की मैंने आपको पहले बता दी, जो आपकी प्रकृति पालन पोषण है, यानी कि जो आपकी हेरिडिटी और आपकी एनवायरमेंट की डिबेट है, इसका तो आपका सोल्यूशन हो ही चुका है, जिसके अंदर विकास के लिए इन दोनों का होना बहुत ज्यादा यहां पर जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन देखे सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा सामने आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दे दिया कथन यानी कि एजर्सन आपको दिया हुआ है कि बच्चों के विकास पर शैशवावस्था से किशोरावस्था तक का ध्यान देना जरूरी है। अब इसमें तर्क दिया है कि यद्यपि जीवन के शुरुआती कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मस्तिष्क नमनीयता जो मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन करी, ब्रेन प्लास्टिसिटी, तो इसके दृष्टिकोण से पूरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था संवेदनशील अवधि है। ये दोनों चीजें मैंने अभी आपको बताई, ठीक है, कि जो आपके शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था का अध्ययन किया जाता है आपके डेवलपमेंट के ऊपर, और जो आपकी ब्रेन प्लास्टिसिटी होती है, ये दोनों के लिए आपकी सेंसिटिव होती है। तो आंसर आप लोगों का पहला सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं, जो गलती है यहीं पर कर दो, एग्जाम में गलती मत करना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं भाई आपके नेक्स्ट टॉपिक की ओर, हम लोग बढ़ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। तो अपनी बुद्धि खोल कर रखो, अगला टॉपिक है बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये शुरुआत का टॉपिक बड़े लंबे आपके, जैसे आपका डेवलपमेंट हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, अभी आपके 3 मनोवैज्ञानिक आएंगे, आपके पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की आएंगे, एक लर्निंग हो गया और एक इंक्लूसिव एजुकेशन। वरना बाकी के चैप्टर आपके छोटे हैं, जेंडर हो गया, सोशलाइजेशन हो गया, ये मतलब आपके छोटे चैप्टर है, ठीक है। तो चलो एक और बड़ा टॉपिक आपके सामने स्क्रीन पर है, इसके बारे में नजर डालते हैं, बुद्धि के बारे में यानी कि इंटेलिजेंस के बारे में, ठीक है। देखो ये रही आपकी बुद्धि। तो बुद्धि से आप लोग क्या काम करते हो, बुद्धि से आप लोग क्या काम करते हो, पर्यावरण के अंदर आप लोग अपने आप को यहां पर अनुकूलित कर रहे हो, ठीक है। पर्यावरण के बारे में यहां पर आप लोग समझ रहे हो, बुद्धि के अनुसार आप लोग तर्क कर रहे हो, वितर्क कर रहे हो, बुद्धि के अनुसार समस्या का समाधान कर रहे हो। ये सभी बुद्धि की वजह से हो रहा है भी बुद्धि हो। अगर बुद्धि नहीं होगी आपके अंदर तो सारी चीजें कर पाओगे नहीं, कर पाओगे आप लोग, ठीक है। वरना सोचेंगे कि ये कौन येलो सी शर्ट में आकर पढ़ा रहा है, ठीक है। अब देखिए बुद्धि क्या होती है, बुद्धि होती है आ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज, यानी जटिल क्षमताओं का एक सेट होती है। अब देखो आपके माइंड के अंदर पता नहीं कितनी जटिल क्षमताएं है, सीडीपी को लेकर, कैरियर को लेकर, किसी और को भी लेकर, अलग अलग क्षमताएं आप लोगों ने भरी हुई है कि इस चीज को मुझको ऐसे करना है, इस चीज का समाधान मुझको ऐसा करना है। तो अलग अलग जितनी भी कॉम्प्लेक्स जटिल क्षमता है उनका एक सेट हमारे यहां पर किसके अंदर होता है, बुद्धि के अंदर होता है। बुद्धि आपकी परिवर्तनशील यानी कि चेंजेबल होती है। अब क्या ये मत कहना कि सर हमारी बुद्धि बड़ी हो गई क्या छोटी हो गई। देखो जो आज से पहले आपकी बुद्धि मैंने कहा टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के दौरान थी, आपको कुछ नहीं पता था कि टीचर कैसे बनते हैं, आपको ये भी नहीं पता था सीटेट के एग्जाम में क्या चीज आती है। बट जब से लेके अभी तक आप लोगों को कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिले, तो उसी के थ्रू क्या हुआ, आपकी बुद्धि के अंदर चेंज आया। तो इसलिए बुद्धि को क्या माना गया, परिवर्तनशील माना गया। आगे जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जाओगे, गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी, बच्चों को पढ़ाओगे, पूरी जिंदगी भर आपकी बुद्धि यहां पर चेंज होती रहेगी, ठीक है। बुद्धि एडेप्टेशन में यानी कि अनुकूलन में सहायता प्रदान करती है। अभी आप लोग अनुकूलन का मतलब क्या होता है, अनुकूलन का मतलब होता है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढालना। क्या मतलब होता है इसका, मतलब होता है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढालना, ठीक है। इसका मतलब होता है खुद को ढाला जाता है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। अभी एनवायरमेंट किसका चल रहा है, अभी एनवायरमेंट आपके सामने चल रहा है सीटेट का एग्जाम, कि भाई सीटेट का एग्जाम है यार, ये सामने डेट आ गई है और जल्दी से पढ़ना पड़ेगा, जल्दी जल्दी इनकी मैराथन क्लास देख लेता हूं और फिर अच्छे नंबर से पास हो जाता हूं। अगर आपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं डाला खुद को, क्या रे छोड़ बाद में पढ़ लेंगे, दोबारा सीटेट आएगा, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। अगर नौकरी नहीं भी मिलेगी तो घर वाले तो पैसे दे ही रहे हैं, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो लेकिन आपकी बुद्धि आपको बताती है, जो आपकी चेंज होती रहती है एक्सपीरियंस के थ्रू, जिसमें इतनी समझ आ गई है कि अगर नहीं पढ़ा, पेपर पास नहीं करा, जिंदगी खराब हो जाएगी। तो आपके एडेप्टेशन में आपकी सहायता प्रदान करती है जो आपकी बुद्धि होती है, ठीक है। आपकी हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों से ही प्रभावित होती है बुद्धि। देखिए कहते हैं ना, अरे इसका तो बाप में ही बुद्धि कम थी, इसमें भी बुद्धि कम है। इसकी मां में बुद्धि ज्यादा थी, देखो इसमें बुद्धि कम निकल गई। ऐसे भी कुछ आपको सामने देखने को मिल जाते हैं। तो बुद्धि का प्रभाव, हमारी जो इंटेलिजेंस हमको मिली हुई है, वो दोनों से ही प्रभावित होती है, हेरिडिटी से और एनवायरमेंट से भी। मान लीजिए किसी के फादर मतलब इतनी समझ नहीं है उनको, तो जरूरी थोड़ी है उसके बच्चे को भी नहीं होगी इतनी समझ। मान लीजिए उसका एनवायरमेंट बढ़िया मिल गया, अच्छी यहाँ पर उसको एजुकेशन मिल गई, दोस्त यार सर्कल बढ़िया मिल गया, तो उसकी बुद्धि बढ़ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा बुद्धि जो होती है मल्टी डायमेंशनल होती है, बहुआयामी होती है। अभी जब आपके बुद्धियों के प्रकार में आपको बताऊंगा, हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बताऊंगा, जैसे उसके अंदर अभी आपकी आएगी 8 प्रकार की बुद्धि उन्होंने बताई थी। तो कितने होते हैं, बुद्धि के बहुत सारे आयाम होते हैं, एक प्रकार की बुद्धि नहीं होती, अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है, ठीक है, जो अभी आपका चैप्टर आने वाला है। उसके अलावा बुद्धि क्या होती है, समस्या समाधान की क्षमता होती है। आप लोग किसी भी समस्या का समाधान सिर्फ बुद्धि के माध्यम से करते हो।
आप लोग अभी सीटेट का एग्जाम पास करना चाहते हो तो सीटेट आपके सामने समस्या है, तो इस सीटेट की समस्या के समाधान में आप लोग लगे हुए हो, तभी तो आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन आकर पढ़ रहे हो। ठीक है, तो समस्या समाधान में कौन हेल्प करता है? आपकी बुद्धि समस्या समाधान में यहाँ पर हेल्प करती है। उसके अलावा कल्पना करते हो आप लोग बुद्धि के माध्यम से कि बस भाई एक बार सीटेट में 150 में से 50 आ जाए, बढ़िया से पास हो जाओ या जॉब मिल जाओ, उसके बाद मैं भी अपना बन ठन के घूमूंगा, घूमूंगी गाड़ी से घूमूंगा। तो ये कल्पनाएं आप लोग करते हो यहाँ पर, किसके माध्यम से? बुद्धि के माध्यम से। और बुद्धि के माध्यम से आप लोग चिंतन यहाँ पर स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो जितने भी चीजें पॉइंट थे ये आपके बुद्धि के बारे में थे। सीटेट वाला सबसे ज्यादा जो ऑप्शन उठाता है, इन्हीं में से ऑप्शन उठाता है। आज तक का रिकॉर्ड है सीटेट में सबसे ज्यादा बुद्धि से संबंधित या इसकी विशेषताओं से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे वो यही से आपके पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आप आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बुद्धि के बारे में। जरा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो आपको कितना समझ में आया, आपकी बुद्धि कितनी बड़ी है। दे दो भाई ने पोल यहां पर, कुछ देखते हैं यहां पर। ठीक है, हाँ चलिए भाई आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं? बताइए बुद्धि के बारे में क्या चीज बताते हैं। क्या बुद्धि एक दिशाई है? ठीक है, यानी कि बुद्धि का सिर्फ एक डायमेंशनल है यहां पर, या फिर उसके अलावा बुद्धि जो होती है बहुदिशाई क्षमता होती है जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम होते हैं, यानी कि मल्टी डायमेंशनल होते हैं जिसके अलग अलग एस्पेक्ट यहां पर होते हैं। क्या बुद्धि आनुवांशिकता से ना प्रभावित होने वाली क्षमता है या वातावरणीय कारकों से ना प्रभावित होने वाली क्षमता? बताओ यार, इतना सिंपल सा आंसर आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। बोल दे दो भाई ने। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धि कैसी होती है? मल्टी डायमेंशनल एबिलिटीज के साथ होती है। बहुत सारे आयाम होते हैं बुद्धि के, जब भी आप लोग पढ़ोगे हार्वर्ड गार्डनर के बारे में, म्यूजिकल हो गए, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, लॉजिकल इंटेलिजेंस, आपकी नेचुरलिस्टिक, फलाना फलाना अभी आपके सामने आने वाली है। ठीक है, अब देखिए अब बात करते हैं बुद्धि के मूल्यांकन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहां पर बुद्धि के मूल्यांकन की शुरुआत हम लोग यहां पर कर लेते हैं। आई थिंक यहां तक आपको कुछ दिक्कत नहीं आई होगी। आंसर आप लोग बी के साथ यहां पर दे रहे हो। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखिए बुद्धि के बारे में अगर हम लोग यहां पर शुरुआत करते हैं तो बुद्धि का सबसे पहले अगर मैं एक बात बताऊं तो आपका एक इंटेलिजेंस टेस्ट हुआ था। अगर यहां पर बात हो रही है आपके, तो आपका एक इंटेलिजेंस टेस्ट हुआ था। बताओ कब ये हुआ था टेस्ट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने लिख ही दिया। ये बताओ किसने करा था जो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट करा था? देखिए एक देश था और देश का नाम था आपका फ्रांस। मैंने आपको मोटा मोटा बता देता हूं आपको, क्योंकि इतना डिटेल में एग्जामिनर नहीं पूछता है। तो फ्रांस था, तो फ्रांस के जो आपके वहां पर एक मिनिस्टर थे। ठीक है, तो मिनिस्टर ने कहा कि हमारे बच्चे स्कूल के अंदर किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, पढ़ भी पा रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे, या पढ़ने के अंदर उनको कुछ दिक्कत नहीं हो रही, तो जरा चेक करिए इसके बारे में। तो वहां पर आपके दो मनोवैज्ञानिक आए, दो मनोवैज्ञानिक ने आके ये आपका एक इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया फ्रांस देश के बच्चों के लिए कि किस प्रकार से उसको पढ़ना चाहते हैं। और इसी के बाद इस टेस्ट का क्या नाम रखा गया? बताओ जल्दी से, क्या नाम रखा गया इस वाले टेस्ट का? जल्दी बताओ, अभी तक किसी ने बनाया नहीं बताया भाई। आपका साइमन टेस्ट रखा गया था। क्या नाम रखा गया था इसका? साइमन टेस्ट। करवाओगे तुम, काम खत्म। ठीक है, क्या रखा गया था? साइमन टेस्ट, जो आपका बिने और साइमन ने मिलकर बनाया था आपका। ठीक है, अच्छा उसके बाद बताओ आपका 1908 में क्या हुआ था, फिर 1908 में क्या हुआ था, और 1912 में क्या हुआ था, और 1916 में क्या हुआ था? जरा इनके बारे में बताना। 8, 12 और 16 के बारे में देखा, आपको कुछ पता भी है इनके बारे में या नहीं पता? ठीक है, अच्छा अब बता रहे हो, मतलब इतनी लेट बता रहे हो। एक सेकेंड, अच्छा ठीक है भाई, अब आए कमेंट आपके। पिछले वाले क्वेश्चन के आपके कमेंट चल रहे थे। ठीक है, अब आ गया आपके। ठीक है, बताओ ये इसके बारे में बताओ। आईक्यू का कंसेप्ट आया बिल्कुल ठीक आपका 1912 में, जो आपका आईक्यू का कंसेप्ट आया था। ठीक है, जो आप था आपका MA/CA। ठीक है, MA/CA नोट इंटू 100 नहीं लगा इसके अंदर। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आता है और पेडागोजिकल भी आता है। अब देखिए, एक होती है आपकी मानसिक आयु, एक होती है आपकी वास्तविक आयु। वास्तविक आयु का सिंपल सा आपको पता है, जो हमारी रियल में एज है। मान लीजिए मेरी अभी रियल के अंदर एज है, मैं 15 साल का हूं मैं। ठीक है, और मान लीजिए आप सभी की भी रियल एज हो गई, यहाँ पर आपके 15 साल की यहाँ पर रियल हो गई, तो हमारी वास्तविक आयु है। लेकिन अगर हम बात करें मेंटल एज की बात करें, मेंटल एज को निकाला जाता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, कि किस प्रकार से उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो चुका है। अगर मैं आप लोगों से कुछ भी कहूं कि देखो जो आप लोग अभी पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ते पढ़ते मैं आप लोगों को भ्रम जाल में फंसा दूंगा। अब आप लोग क्यों पागल बना रहे हो, चुपचाप सीडी भी पढ़ा लो। अरे वाकई में बना लूंगा। तो आप लोगों का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बढ़ चुका है, चाहे आप लोगों की कोई भी एज हो, तो आपकी क्या हो जाएगी? मेंटल एज हो जाएगी। तो MA/CA का ये जो आपका IQ का कॉन्सेप्ट है 12 में है। 16 में फिर क्या हो गया? ये आपका मॉडिफाई हो गया, जिसको टर्मन ने करा था। ठीक है भाई, जिसको 16 के अंदर आपके टर्मन ने करा था, बिल्कुल ठीक बताई। और 16 में टर्मन ने करके क्या काम कर दिया? इसके अंदर आपका इंटू 100 यहां पर जोड़ दिया, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100 यहां पर कर दिया। आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आता है यहां से, और पेडागोजी का क्वेश्चन भी आता है, तो दोनों आप लोग यहां पर समझ जाना।
अगर कभी आपसे आईक्यू निकालने के लिए गए एग्जाम के अंदर, तो आईक्यू का फॉर्मूला हो जाएगा MA/CA × 100, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको निकाल देना। ये इस प्रकार से मतलब इंटेलिजेंस का मैंने आपको बताया, असेसमेंट की बात हुई कि कैसे मतलब बुद्धि को मूल्यांकन किया जाता है बुद्धि का। अगर मुझे आप लोगों की बुद्धि का मूल्यांकन करना हो तो क्या करना होगा? सबसे बढ़िया तरीका है, मैं आप लोगों से जाके कहूंगा कि भाई जाकर मेरे वाले मॉक टेस्ट लगा लो। मॉक टेस्ट में पता लग जाएगा कि आप लोगों की बुद्धि कितनी है, वहां पर आपका स्कोर आ जाएगा। 150 में से कोई 100 लाएगा, 120 लाएगा, 140 लाएगा, तो उससे मैं आपका बुद्धि का असेसमेंट यहां पर कर लूंगा। ठीक है, अब देखिए आईक्यू की ये आपकी एक टेबल होती है जो कि आई थिंक आप लोगों ने काफी पहले पढ़ी भी होगी। और देखो यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आता है, जरा उसके बारे में मैं आपको यहां पर बता देता हूं। ये आईक्यू की टेबल है, इधर आईक्यू का स्कोर है। मान लीजिए मैंने आपका एक फॉर्मूला लगाया आईक्यू का फॉर्मूला लगा के MA/CA × 100, और मान लीजिए मेरा कोई आईक्यू निकल कर आ गया, XYZ कोई भी आईक्यू निकल कर आ गया। ठीक है, मान लीजिए मेरा आईक्यू निकल कर आ गया 100। ठीक है, हालांकि मेरा 100 नहीं है, 100 से ज्यादा है मेरा आईक्यू। तो यहां पर आईक्यू की टेबल दी हुई है कि अगर किसी का आईक्यू 25 से कम है तो वो हो जाएगा आपका इडियट, जड़ बुद्धि। तो आप में से कोई जड़ बुद्धि हो? अब कहोगे नहीं हम नहीं है, अरे वैसे भी नहीं हो, वरना यहां तक कैसे आ जाते फिर आपको तो पता ही नहीं होती चीजें। ठीक है, उसके अलावा ये पूरी की पूरी आईक्यू टेबल है, इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेन पॉइंट इसके अंदर देखिए, इसके अंदर एक महत्वपूर्ण होती है आपकी सामान्य बुद्धि, जो आपकी 90 से 109 के बीच में होती है। एक बुद्धि होती है आपकी प्रतिभाशाली वाले बच्चों की बुद्धि, जो आपकी 140 प्लस की होती है। अगर किसी का आईक्यू स्कोर 140 प्लस आ गया तो हम लोग उसका कहेंगे प्रतिभाशाली। अगर किसी का आईक्यू स्कोर आपका 25 से कम आ गया तो उसको हम कहेंगे जड़ बुद्धि। अब लेकिन एक बात बताइए यार, एज ए टीचर, और देखो एग्जाम में यही क्वेश्चन आपका आता है, क्या आप लोग बच्चों को आईक्यू के आधार पर यहां पर वर्गीकृत करोगे? आप लोग इस आईक्यू टेबल के आधार पर क्या बच्चों का क्लासिफिकेशन आप लोग करोगे? एज ए टीचर इसके आधार पर क्या आपको क्लासिफिकेशन करना चाहिए, वर्गीकरण करना चाहिए? जी नहीं, इसके आधार पर वर्गीकरण हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आपके आईक्यू की जो टेस्ट आई है, जो आपके नंबर आए, जैसे मैंने बताया आपका ये नंबर आया 100, ये आपका कोई फिक्स नहीं है, ये चेंज होते रहते हैं जो आपके आईक्यू के नंबर है। इसी वजह से आईक्यू का जो आपका टेबल है, आईक्यू की जो आपके स्कोर आते हैं, इसकी हुई थी आलोचना। क्या हुई थी? इसकी हुई थी आपकी आलोचना, इसका हुआ था आपका क्रिटिसिज्म हुआ था। सीटेट के एग्जाम में पता नहीं पिछली बार या सीबीएसई वालों ने क्या करा, दुनिया भर के क्वेश्चन आपके इसी से पूछ लिए, अलग अलग शिफ्ट में थे। ठीक है, अब तो पेपर एक ही बार होगा तो अब इतना नहीं आएगा, वरना बहुत रिपीट हुए कि आईक्यू के जो आपकी टेबल होती है, आईक्यू का जो आपका स्कोर होता है, इसकी आलोचना की जाती है। क्यों आलोचना की जाती है? पहले तो मैंने आपको बता दिया, ये नंबर ही कोई फिक्स नहीं है यहाँ पर आपके। दूसरी बात, आईक्यू की आलोचना की जाती है, यहाँ पर आपका क्लासिफिकेशन यहाँ पर हो जाता है। मान लीजिए आपका आईक्यू स्कोर इनमें से कोई आ गया तो मैं कह दूंगा देखो ये प्रतिभाशाली बच्चा है, सामान्य बच्चा है, ये यहाँ पर जड़ बुद्धि का बच्चा है। तो दूसरा ये हो गया। और एक आलोचना में जो सबसे महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलती है वो है आपका सांस्कृतिक पूर्वाग्रह। क्या देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है आपका सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, यानी कि आपका कल्चरल बायस आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कल्चरल बायस आपको देखने को मिलता है इन वाले आईक्यू के टेस्ट के अंदर। अब देखो ध्यान से पढ़ना, अब ये जब आपके आईक्यू के टेस्ट हो रहे थे उस टाइम पर इनके ऊपर काम चल रहा था। ठीक है, वो मतलब एक हिस्ट्री की बात है, साइकोलॉजी की, जो कि किस प्रकार से शुरुआत हुई मोटा मोटा आपको बता दे रहा हूं, वरना सीटेट में इतना नहीं आता है। जब ये आईक्यू के टेस्ट चल रहे थे तो एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, जैसे मैं अमेरिका की उठाऊं, तो वहां पर आईक्यू टेस्ट के आधार पर भेदभाव हो गया। अब इसी का एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हो, कोई यहाँ पर हिंदी बोलने वाला है, कोई यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का यहाँ पर बच्चा है, कोई साउथ का बच्चा है। अगर मैं आपसे बोलने लग जाऊं, क्वेश्चन ये आपसे बोलने लग जाओ कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी, हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि का जो सिद्धांत है किसने दिया, मैंने हिंदी में आपसे पूछ लिया, इंग्लिश में नहीं पूछा। हिंदी बेल्ट वाले बच्चे तुरंत क्वेश्चन करेंगे कि सर हार्वर्ड गार्डनर ने दिया, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। जो बच्चा साउथ का बच्चा है ना, उसको मेरी भाषा समझ में नहीं आएगी, वो कहेगा सर प्लीज इसको एक्सप्लेन करिए इंग्लिश के अंदर। तो मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया, आपके आईक्यू का टेस्ट लिया, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन पूछा वो हिंदी में पूछा, और हिंदी में आप लोग हिंदी भाषा वालों ने आंसर दे दिया, साउथ वाले बच्चे ने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनका कल्चर अलग है। क्या है? उनका कल्चर अलग है। उसी प्रकार से जब आपके आईक्यू टेस्ट इस देश के अंदर हुए थे तो वहां पर बेसिकली सबसे ज्यादा एक देखने को मिला था, काले गोरों का भेद देखने को मिला था। तो अमेरिका के अंदर जो आपके काले लोग हैं उन्होंने जल्दी आंसर दे दिए थे बजाय आपके गोरे लोगों के। ठीक है, तो कल्चरल बाइस की वजह से जो आपका आईक्यू टेस्ट है ये इतने आपके क्या नहीं है, आपके विश्वसनीय नहीं है, यानी ये आपके ऑथेंटिक नहीं है। जो आपके आईक्यू टेस्ट है, ये आप लोग समझ गए। आईक्यू टेस्ट पर जो प्रभाव पड़ता है वो आपके वातावरण का, यानी कि एनवायरमेंट का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको सही नहीं मान सकते आईक्यू के टेस्ट को। क्या नहीं मान सकते? आईक्यू के टेस्ट को हम लोग सही नहीं मान सकते इनको। ठीक है, और एज ए टीचर कभी आईक्यू के आधार पर आपको कभी भेदभाव भी नहीं करना है, ये बात भी आप लोग बिल्कुल ध्यान रख लेना। ठीक है, अब देखिए आईक्यू के आधार पर यहां पर आपके एक बच्चे की एक स्पेशलिटीज निकल कर देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है प्रतिभाशाली बच्चों की, जो कि आपके एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है।
अभी मैंने आपको बताया प्रतिभाशाली बच्चे कौन है, जिनका IQ स्कोर आपका 140 प्लस का होता है, ये आपके प्रतिभाशाली यहाँ पर बच्चे होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ये आपके प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। देखिए अगर मैं प्रतिभाशाली का बात करूं, ठीक है, प्रतिभाशाली की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं प्रतिभाशाली की यहां पर बात कर रहा हूं, तो प्रतिभाशाली के अंदर रेंजुले ने अपने 3 प्रकार की यहां पर चीजें बताई थी। अगर मैं प्रतिभाशाली की अगर मैं यहां पर बात करूं, तो इन्होंने 3 प्रकार की आपकी चीजें बताई थी कि जो आपकी गिफ्टेड चीजें होती है उसके अंदर आपका 3 चीजों का होना जरूरी है। एक है आपकी हाई एबिलिटी, एक है आपकी हाई एबिलिटी होती है, एक होती है आपकी हाई क्रिएटिविटी होती है, एक होती है आपकी हाई क्रिएटिविटी होती है, और एक होता है आपका हाई कमिटमेंट होता है। क्या होता है, एक होता है आपका हाई कमिटमेंट होता है। ठीक है, ये बाहर निकल गया, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार के 3 मॉडल दिए थे रेंजुएली ने, जहां पर उन्होंने प्रतिभाशालीता के बारे में बताया था। ये 3 चीजें प्रतिभाशाली बच्चों के अंदर होती है, आपके अंदर है ये वाली 3 चीजें। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। हाई क्रिएटिविटी के अंदर क्या हो जाएगा, यहां पर बच्चा एक्सप्लोर करता है चीजों को, यहां पर बच्चा क्रिएटिविटी करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 3 ये पॉइंट बताए थे। अब देखो क्वेश्चन हमारा ये था प्रतिभाशाली से जुड़ा हुआ, कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं जिनके अंदर आपकी ये तीनों चीजें देखने को मिलती है, उनकी जरा एक बार विशेषता देख लीजिए। और ध्यान रखना, यही वो पॉइंट है जो आपके सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जो जो यहां पर ये पॉइंट आपके सामने लिखे हुए एग्जाम में आते हैं। अब इनके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। ठीक है, हाँ भैया कौटिल्य आपके सामने। ठीक है, हाँ हाँ इसी के अंदर आ जाएगा मतलब। ठीक है, अभी इसी के अंदर आ जाएगा प्रतिभाशाली के बारे में जो आप पूछ रहे हो। देखिए एक एक करके, पहला डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। ठीक है, जैसे आपके गूगल बॉय के नाम से आपके बच्चा फेमस है। ठीक है, तो अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब ये नहीं है कि बेटा तुम्हें ये काम करना चाहिए, ठीक है, या इस लाइन को पकड़ लो, ये कोर्स कर लो, उसके बाद आगे सम्मान नहीं, पापा मुझे वाला काम करना है और मैं इस काम को कर जाऊंगा। इतना गजब का इनके अंदर आपका कॉन्फिडेंस रहता है। ठीक है, तो डिसीजन में कैसे रहते हैं, आत्मनिर्भर रहते हैं, जरूरत नहीं पड़ती इनको ज्यादा किसी को मतलब डिसीजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहने की। सेल्फ एफिकेसी बहुत ज्यादा मिलती है, बहुत ज्यादा आत्म क्षमता मिलती है। अरे नहीं मैं इस काम को कर लूंगा। जैसा आप लोगों ने ये गूगल बॉय बच्चे देख लिए, जैसे वो आपके आमिर खान आए थे। आमिर खान कौन सी मूवी थी वो, 3 इडियट के अंदर आए थे। तो 3 इडियट के अंदर जो आपका आमिर खान था वो आपका प्रतिभाशाली यहाँ पर बच्चा था। ठीक है, उसके अलावा एक बात और देखो, सीटेट के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा प्रतिभाशाली के बारे में। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जो आपकी मूवी आई थी, एक आपकी क्रिस मूवी आई थी। ठीक है, जो आपकी ऋतिक रोशन की आई थी ना, ऋतिक रोशन की एक मूवी। तो जो ऋतिक रोशन की जैसे मूवी आई थी, या यहाँ पर जो आपका बच्चा कौटिल्य है, तो मान लीजिए कोई भी बच्चा यहाँ पर 3rd क्लास में पढ़ने वाला बच्चा 8वीं क्लास की जो आपके चैप्टर होते हैं, किताबें होते हैं, उनको पढ़ लेता है और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेता है। तो यहां पर किस प्रकार का गुण उसके अंदर पाया जाता है, तो प्रतिभाशालीता का गुण उसके अंदर पाया जाता है। यानी बच्चा यहां पर कैसा है, बच्चा यहां पर प्रतिभाशाली है। पहला क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया, जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, तो आप लोग समझिए, इस प्रकार के जो मैंने एग्जाम्पल दिए, ये जो आपके सामने रियल एग्जाम्पल है, ये आपका प्रतिभाशाली बच्चा है। ठीक है, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा रहती है हर चीज के बारे में। जैसा जो आमिर खान थे 3 इडियट के अंदर, वो एक पेचकस लेकर लगे रहते थे, कभी फ्रिज खोल दिया, कभी मशीन खोल दी। इस प्रकार से क्यूरियोसिटी करके कुछ ना कुछ जानना चाहते थे। मान लीजिए उनकी क्लास कोई और चलती थी, वो दूसरी क्लास में जाके बैठ जाते थे और बोलते थे अरे भाई ज्ञान मिल रहा है, कहीं से भी ले लो। हर चीज की क्यूरियोसिटी रहती थी उनको जानने की। ठीक, उसके अलावा इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है। देखिए जो आपके प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ना, ये प्रतिभाशाली बच्चे आपके एवरेज स्टूडेंट से ज्यादा का इनका लेवल होता है। ठीक है, तो आप लोग इनको एवरेज स्टूडेंट के साथ काउंट नहीं कर सकते। कुछ अलग प्रकार का शिक्षण, कुछ अलग प्रकार के संसाधन आपको इनको देने पड़ेंगे। इसलिए कहा जाता है इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है, जो स्कूल से नहीं मिल पाते। किससे नहीं मिल पाते, स्कूल से नहीं मिल पाते, इसलिए अलग से सपोर्ट इनको देने की जरूरत होती है। गवर्नमेंट बहुत सारे प्लान निकालती है ऐसे बच्चों के लिए। ठीक है, क्योंकि यही बच्चा हमारे देश की क्या होती है, आगे जाके यही नाम रोशन करता है। कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनता है, किसी और फील्ड में जाकर अपना नाम रोशन करता है। मेंटल प्रोसेस इनके अंदर बहुत हाई कैटेगरी का होता है। किसी भी चीज को बहुत जल्दी यहाँ पर सीख लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मान लीजिए कोई आईएएस की यहाँ पर तैयारी करता है, या इसकी आईएएस कह रहा हूं, यूपीएससी की यहाँ पर तैयारी करता है, तो जो इसका एग्जाम पास करते हैं, अगर आप उनके सामने बात करोगे तो बातें करते करते आपको पहचान लेंगे कि आदमी कहां बात करने वाला है, किस लहजे में करने वाला, क्या इसका कुछ फायदा है। इतनी हाई मतलब इसके अंदर आपकी कैटेगरी वो रहती है, मेंटल प्रोसेस रहता है। ठीक है, हाई लेवल्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, बहुत गम्यता रहती है हाई लेवल की, मतलब चीजों को बहुत जल्दी समझते हैं दूसरे बच्चों के मुकाबले, एवरेज बच्चों के मुकाबले ज्यादा टाइम नहीं लगता इनको, जल्दी आया जल्दी समझ लिया इन्होंने। ठीक है, ये इस प्रकार के बच्चे होते हैं। सोच में सटीकता की ओर झुकाव रहता है। देखो ये वाला ऑप्शन कई बार आपके एग्जाम में आया। मैंने कहा जितने भी ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, यही से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रतिभाशाली बच्चों से आता है। सोच में सटीकता रहती है कि नहीं मुझे ये वाला काम करना है, मुझे मान लीजिए ये वाले बिजनेस के अंदर जाना है या साइंटिस्ट बनना है,
तो मैं इस प्रकार से पढ़ूंगा और इस प्रकार से कर जाऊंगा। तो एकदम सटीक सोचते हैं यहाँ पर, उसके लिए करने के लिए अग्रसर भी रहते हैं और कर भी जाते हैं ऐसे बच्चे, ठीक है। अगला है रिवर्सिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेंटल प्रोसेस। अच्छा, तो जो इनका मेंटल प्रोसेस होता है, जो आपका हाई कैटेगरी का होता है, इस मेंटल प्रोसेस में क्या होती है, परिवर्तनशीलता होती है, लचीलापन होता है। मान लीजिए कोई यहां पर एक बच्चा यहां पर सक्सेस नहीं हो पाया किसी चीज के अंदर, तो इतनी देर में वो आइडिया लगा लेगा, अपने मेंटल प्रोसेस को चालू कर देगा, चलो यार ये काम ऐसे नहीं हो रहा, दूसरे तरीके से करते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर हमारे जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, तो यहां पर उन्होंने देखे जब फेल हो गया था जो उनका मिसाइल का जो आपका परमाणु का जो आपका टेस्ट था, फेल हो गया था, तो उन्होंने दूसरी चीज लगाई, अपने मेंटल प्रोसेस के अंदर अपना फ्लेक्सिबिलिटी रखी कि यार ऐसे नहीं, इस काम को ऐसा करेंगे, और देखो वो मतलब कामयाब हो गए थे और हमारे देश का नाम रोशन हुआ, ठीक है। क्रिएटिविटी इनके अंदर बहुत ज्यादा रहती है ऐसे बच्चों के अंदर। मैंने बताया ना, 3 चीजें प्रतिभाशालीता के अंदर होनी जरूरी है, हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी, हाई कमिटमेंट। ये 3 चीजें रहती है जो आपके प्रतिभाशाली बच्चों के अंदर रहती है। तो क्रिएटिविटी आपकी रहती है, और हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल आपकी एबिलिटी, यानी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी रहती है, जो आपने ज्ञानात्मक रूप से सोचते हैं, बहुत हाई कैटेगरी का सोचते हैं, ये सभी चीजें मैंने आपको प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में बताई है। एक एक को ध्यान से देख लेना, आपके ऑप्शन में जो ऑप्शन बनते हैं, यहां से आपके ऑप्शन बनते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन ले देता हूं और उसके बाद आप लोग इसका आंसर सही से बताना, क्या आंसर इसका यहां पर सही हो जाएगा। पोल जरा भाई इन लोगों को यहां पर पोल एक एक करके दे दी जाए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इसकी स्क्रीन पर आ गया, इसी से जुड़ा हुआ, कि जो आपके आईक्यू टेस्ट है, आईक्यू परीक्षण है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। अब बताओ भाई, आईक्यू टेस्ट के बारे में मैंने आपको सारी चीज बता दी, कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है। वे बहुत व्यापक तरीके से बुद्धि को मापते हैं। बुद्धि लब्धि परीक्षणों में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि होती है। बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से आपके मुक्त होते हैं, या फिर बुद्धि लब्धि परीक्षण हमेशा अत्यधिक विश्वसनीय होते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको क्वेश्चन से पहले आईक्यू के बारे में सभी चीजें बताई, तो बताओ भाई आपके जो आईक्यू टेस्ट है, क्यों इनकी आलोचना की जाती है, ठीक है। मैंने पहले बता दिया, आलोचना की जाती है, इतने विश्वसनीय नहीं होते हैं, ये सभी चीजों ऊपर आपको एक्सप्लेन करी। देखिए, बहुत व्यापक तरीके से बुद्धि को नहीं नापते हैं, कि बहुत व्यापक तरीके से बुद्धि मापते हो, एक निश्चित तरीका होता है मापन का, इसलिए ऑथेंटिक नहीं होते। उसके अलावा निश्चित प्रकार की इनके अंदर त्रुटि होती है, गलती होती है इनके अंदर। तो ये इसके बारे में बिल्कुल सही आंसर आपका, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से तो ये ग्रसित होते हैं, कल्चरल बाइस से, जो मैंने ऊपर आपको अभी बताया, ठीक है। तो उससे तो आपके ग्रसित होते हैं आपके। और बुद्धि लब्धि परीक्षण हमेशा विश्वसनीय नहीं होते जो आपका आईक्यू टेस्ट होते हैं, इसलिए कभी भी मैंने कहा टीचर को आईक्यू के आधार पर आप उसको नहीं बांटोगे, क्लासिफिकेशन नहीं करोगे, उसको किसी प्रकार का लेवलिंग नहीं दोगे, और ना ही बच्चों का यहां पर क्लासिफिकेशन आप लोग करोगे, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए। ये ऐसे पेडागोजी के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, मैं कंटेंट के साथ साथ पेडागोजी भी आपकी कराता जा रहा हूं, ठीक है। यही क्वेश्चन आते हैं, मतलब पेडागोजी और ज्यादा इधर उधर की नहीं आती, ठीक। अगला क्वेश्चन देखे, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। अब ये आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की नहीं है। ध्यान से पढ़ना, यहां पर आपके जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स है उसकी यहां पर विशेषता नहीं में पूछी है। पहला है कि औसत से अधिक उनका बुद्धि स्तर होता है, उच्च स्तरीय समस्या समाधान के कौशल होते हैं, कौशलों पर निपुणता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा होती है, या फिर जानकारी को ग्रहण करने में उनके अंदर यहां पर धीमापन होता है। बताओ कौन सी प्रतिभाशाली बच्चों की यहां पर विशेषता नहीं है। देखो आप लोग किसके साथ यहां पर जा रहे हो, ठीक है। अभी तो 16 का ही आप लोग देने में लगे हो, 16 का बी 17 का बताओ अब आप लोग, ठीक है। देखिए अगर आप लोग फोर्थ ऑप्शन देखोगे कि जो इन्फॉर्मेशन रहती है, जानकारी रहती है ना, उसको ग्रहण करने में धीमापन नहीं रहता, बहुत तेज रहती है, इन्फॉर्मेशन को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, जो आपके प्रतिभाशाली आपके बच्चे देखने मिलते हैं। इसलिए मैंने कहा सीटेट के एग्जाम में जब ये कई बार क्वेश्चन आया कि एक छोटी बच्ची बड़ी क्लास की जो किताबें होती है उनको पढ़ लेती है, 3rd क्लास की बच्ची 8th क्लास की चीजों को समझ लेती है, तो वो कैसा बच्चा, प्रतिभाशाली बच्चा है, तो धीमापन उसके अंदर नहीं रहेगा। इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, उस उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा रहती है कि भाई मुझे आगे जाकर कुछ बड़ा करना है, ठीक है। और उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल होते हैं जो एवरेज बच्चे यहां पर नहीं कर पाते, ठीक है। तो एवरेज बच्चों से कंपैरिजन नहीं कर सकते इनका, और औसत से अधिक इनका बुद्धि स्तर होता है, इनका जो इंटेलिजेंस लेवल होता है, ठीक है। अब यहां पर बात कर लेते हैं बुद्धि के सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आपका बुद्धि के सिद्धांत में आता है तो आपके हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। पर थोड़ा सा इन दोनों के ऊपर भी एक बार ऐसी ओरली नजर डाल लेते हैं, क्या पता ये भी टकरा जाए, क्योंकि मेरी पूरी के कोशिश रहती है मैराथन क्लास में कि बस एक भी नंबर ना छूट पाए, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करूं बुद्धि के सिद्धांत की बात करूं, देखिए बुद्धि का पहला सिद्धांत आया आपका एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी आई। यूनिफैक्टर थ्योरी के अंदर जो आपके बिने थे उन्होंने कहा कि बुद्धि एक प्रकार की होती है,
एक ही बुद्धि होती है, वही सभी प्रकार के काम करती है, वही गाना गाना सिखाती है, वही अपना इंटरपर्सनल होते हैं, वही इंट्रापर्सनल होते हैं, वही म्यूजिकल होती है। तो सारे काम हम लोग एक ही बुद्धि के माध्यम से यहां पर करते हो, ठीक है। बट ये जो आपका फैक्टर था, ये जो आपका सिद्धांत है, यहां पर फेल हो गया। मान लीजिए अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इन्होंने कहा सभी बुद्धि एक ही काम करती है। मान लीजिए आपको पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए आप लोग अलग बुद्धि का यूज करोगे, उसी के बारे में यहां पर आप लोग सोचोगे अभी ये पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है, इस तरीके से करना है, वो करना है। मान लीजिए आप लोगों को कहीं घूमने जाना है, किसी के साथ बाहर जाना है, ठीक है, तो आप लोग किसी के साथ बाहर घूमने जा रहे हो और घूमते टाइम भी आपने पढ़ने वाली बुद्धि का यूज करा। उसने कहा कि भाई क्या लोगे खाने के अंदर, तो आप उन्होंने पूछा आपसे कि खाने के अंदर क्या लोगे, तो आपने तुरंत क्या काम करा, अरे ये इस प्रकार का मेन्यू टेबल है, इसके अंदर 220 460 ये वो इतने पैसे लग जाएंगे, तुम तो मेरा ज्यादा बिल बढ़वा रही हो। तो उसने कौन सी बुद्धि का यहां पर यूज कर दिया, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का कर दिया। नहीं करना चाहिए था ना वहां पर। तो हर बुद्धि जो है अलग अलग काम करती है, एक बुद्धि सभी काम नहीं करती, इसलिए इसकी आलोचना हुई थी। और आलोचना के बाद आई आपकी टू फैक्टर थ्योरी, जिसके अंदर आपके चार्ल्स एक्सपेरिमेंट ने आपकी फिर टू फैक्टर थ्योरी दी। इन्होंने कहा बुद्धि दो प्रकार की होती है, इन्होंने एक बताया, इन्होंने दो बताया। दो फैक्टर बुद्धि के अंदर इन्होंने दो फैक्टर बताया, जी फैक्टर और आपका एस फैक्टर, यानी आपका जनरल एबिलिटी और आपका स्पेशल एबिलिटी। जनरल एबिलिटी जो सभी के अंदर है, जो आपके अंदर है, मेरे अंदर है, हर किसी के अंदर है। फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे मैंने कहा कि हम लोग बाहर घूमने गए, ठीक है, तो उसने कहा भाई आप मेरे लिए गाने नहीं गा सकते, तो आप लोग तुरंत कहोगे अभी गाया जी, और वही नीचे घुटनों पर बैठ गए कि तू है ये शानदार वो। अब भले ही कितना आप लोगों की फटीचर हालत हो गाने के अंदर, पर गाना गा जाओगे। बाथरूम के अंदर गाना गा जाते हो आप लोग, कितनी फटीचर आवाज हो। ये सबके अंदर बुद्धि। एक होती है आपकी स्पेशल एबिलिटी, जिसको यहाँ पर बुद्धि के अंदर इसको अर्जित किया जाता है। मान लीजिए आपको किसी ऑडिशन के अंदर आपको भेज दिया, सिंगिंग का कोई आपका कंपटीशन है, वहां जाके गाना नहीं गाओगे, वरना अनु मलिक वहीं पर तभी कहेगा आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। ठीक है, तो वहां पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। गाने के लिए लता मंगेशकर जी जैसा बनना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये आपकी टू फैक्टर थ्योरी थी, ठीक है। अब बात करते हैं हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जो सबसे ज्यादा है आपके सी टेट के एग्जाम में आपको देखने को मिलती है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद में पानी पीऊंगा। चलिए बात करते हैं भाई आपके इसके बारे में। देखिए हार्वर्ड गार्डनर जब आए, हार्वर्ड गार्डनर ने बताया कि बुद्धि जो होती है, बुद्धि के कई सारे आयाम होते हैं। क्या बताए इन्होंने? बताया कि जो आपकी बुद्धि होती है, तो बुद्धि के क्या होते हैं, बुद्धि के कई सारे क्या होते हैं, कई आपके आयाम होते हैं। जो अभी ऊपर मैंने बुद्धि के बारे में बताया कि बुद्धि कैसी होती है, बुद्धि होती है आपकी मल्टी डायमेंशनल होती है, अलग अलग आयाम होते हैं, एक आयाम नहीं होता। किसी चीज के बारे में इस बुद्धि का यूज होता है, किसी चीज के बारे में दूसरी बुद्धि का यूज होता है। तो ये अलग अलग चीजें इन्होंने यहां पर बुद्धि के बारे में यहां पर बताई, ठीक, समझ गए आप लोग। अब देखिए इन्होंने बेसिकली बताई, हालांकि कई प्रकार की बुद्धि बताई है, बट एनसीईआरटी वगैरह के अगर हम ऑथेंटिक चीजों की पढ़े तो यहां पर इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई। ये 8 प्रकार की बुद्धि आपको पढ़नी जरूरी है। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछता है, जितने भी अभी तक आपके सीटेट के एग्जाम हुए हैं, ठीक है। अब इनके बारे में एक बार नजर डाल लेते हैं, ठीक है। हाँ, चाय नहीं पीता भाई मैं। देखो अब पहली बुद्धि आपकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि आपकी भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि उन लोगों के अंदर पाई जाती है जिनको अपनी भाषा पर बहुत बढ़िया कमांड रहता है, जिनको अपने शब्दों पर बहुत बढ़िया कमांड रहता है। जैसे इसके अंदर हो गए आपके वकील, कवि और पत्रकार। ये हो गए वकील, बहस करता है कितनी बढ़िया, क्यों? शब्दों पर बहुत बढ़िया कमांड है, भाषा पर बढ़िया कमांड है। कवि हो गए, कवित्री हो गए, जैसे आपके कुमार विश्वास हो गए, कितनी बढ़िया यहाँ पर कविताएं गाती है। कौन सी है इनकी फेमस, कि कोई दीवाना कहता है, कुछ ऐसी थी ना वाली, बड़ी फेमस थी इनकी, देख लो। तो इनको अपनी भाषा पर बहुत बढ़िया कमांड रहता है। पत्रकार को रहता है, न्यूज एंकर को आप लोग देख लो या पत्रकार को देख लो, पढ़ पढ़ करते हुए कितना भी बुलवा लो, कई घंटे बुलवा लो, बोलते चले जाएंगे, क्यों? भाषा पर बढ़िया कमांड होता है, ठीक है। तो इनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। अगली बात करते हैं तार्किक गणितीय बुद्धि, यानी कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जिनके अंदर मैथ्स कैलकुलेशन से संबंधित सभी प्रकार की चीजें होती है, उनके अंदर आपकी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस यहां पर पाई जाती है। हर प्रकार की कैलकुलेशन ये लोग यहां पर कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ आपके जो प्रतीकात्मक कुछ सोच रहती है ना, इसके अलावा अगर मैं यहां पर लिखूं, कुछ प्रतीकात्मक चीजें रहती है, कुछ सिंबॉलिक आपकी प्रतीकात्मक या कुछ आपके सिंबल्स के बारे में जो आपकी नॉलेज होती है ना, वो भी इन वाली बुद्धि को यहां पर हो जाती है। क्यों? कैलकुलेशन वगैरह में बड़े निपुण होते हैं। कौन होते हैं? आपके अकाउंटेंट हो गया, बैंकर हो गया, साइंटिस्ट हो गए, इनके अंदर ये वाली बुद्धि यहां पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो 2 हो गई आपकी। चलो देखते हैं भाई आपकी बाकी की 6। अगली बुद्धि आपकी स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल इंटेलिजेंस को मैंने आपको बताया हुआ है, एनसीएफ 2005 में भी बताया हुआ है कि बच्चों को स्पेशल अंडरस्टैंडिंग की तरफ हमको लेकर जाना है। किसको? स्पेशल अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर जाना है। अब लेकर तो तब जाएंगे, पहले बुद्धि का तो पता लग जाए। स्पेशल अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति होता है, बच्चा होता है, किसी भी अमूर्त तथ्यों के आधार पर इमेजिनेशन कर लेता है।
जैसे इसका एग्जांपल सबसे सटीक हमेशा मैं ये देता हूं, जो आपके आर्किटेक्चर हो गए, मूर्तिकार हो गए, चित्रकार हो गए, आप लोग घर में किसी को भी बुलाते हो मकान बनाने के लिए, तो जो यहाँ पर आपके आर्किटेक्चर हो, मान लीजिए ठेकेदार हो, कोई भी हो, खाली जगह को देखकर और बता देते हैं कि भाई साहब यहां से सीढ़ी निकालेंगे, यहां पार्क बनाएंगे, या जानवर के लिए रखेंगे, या ये चीज करेंगे। तो यहां पर जो चीज उनके सामने वो मूर्त अवस्था में नहीं है, अमूर्त अवस्था में, यानी कि आपका एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है। तो उस आपकी अमूर्त अवस्था को देखकर उन्होंने अपने माइंड के अंदर क्या काम कर लिया, इमेजिनेशन कर लिया। तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी, यही होती है आपकी स्पेशल इंटेलिजेंस होती है। इसलिए इनसे कहता है कि भाई इस स्पेशल अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा बढ़ाइए। जब बच्चा अमूर्त तथ्यों के आधार पर इमेजिनेशन कर रहा हो, समस्या समाधान कर रहा हो, इसको बढ़ावा देने की इसलिए यहां पर बात की जाती है। अगली बात करते हैं आपकी बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस की बात करते हैं, यानी कि शारीरिक गतिक बुद्धि की बात करते हैं। बॉडीली काइनेस्थेटिक यानी अपने बॉडी को मूवमेंट कराने वाली जो बुद्धि होती है, जिस बुद्धि से बॉडी को मूवमेंट होता है, वो आपकी बॉडीली काइनेस्थेटिक होती है। किन किन के अंदर देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है आपके एक्टर हो गया, एक्ट्रेस हो गई, एथलीट जैसे आपके सामने फोटो विराट कोहली की है, इनके अंदर हो गई, डांसर, सर्जन, पायलट के अंदर हो गई। अच्छा एक चीज आपको और बता दूं, जैसे अब यहां पर मान लीजिए आपके सामने कुछ ऑप्शन लिखा है, पायलट लिखा है। अब जरूरी नहीं है कि पायलट के अंदर सिर्फ आपकी बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस पाई जाती है, दूसरी इंटेलिजेंस भी आपके सामने पाई जाती है। एथलीट के अंदर और भी इंटेलिजेंस पाई जाती है। बहुत से एथलीट ऐसे होते हैं, जैसे अनिल कुंबले है। अनिल कुंबले मतलब उन्होंने इंजीनियरिंग करी हुई है बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब क्रिकेटर है, बहुत पढ़े लिखे क्रिकेटर है। तो ये नहीं कह सकते हम उनके अंदर सिर्फ एथलेटिक इंटेलिजेंस है, यानी बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है। उनके अंदर आपकी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस भी है, ठीक है। कुछ बहुत बढ़िया वक्ता होते हैं, तो उनके अंदर आपकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस भी है। बट जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपकी हाई कैटेगरी के अकॉर्डिंग आता है। तो जैसे अगर एथलीट की बात आएगी तो एथलीट आपका बॉडीली काइनेस्थेटिक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये नहीं है कि किसी के अंदर सिर्फ आपकी एक बुद्धि है तो और कोई बुद्धि नहीं होगी, कुछ बुद्धि के कुछ ना कुछ कंपोनेंट उसके अंदर यहां पर रहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगली आपकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस नाम से पता चला है जिनके अंदर अपनी संगीत में बुद्धि होती है, और जिनके अंदर संगीत में बुद्धि होती है वो क्या बनते हैं, सिंगर। कौन से, बाथरूम सिंगर नहीं, इस प्रकार के सिंगर। कौन से वाले, अरिजीत सिंह आपके, ठीक है। तो सिंगर बनते हैं, एंटरटेनर बनते हैं, ठीक है, या फिर उसके अलावा आपके कंडक्टर बनते हैं। आप क्या हो गए, कंडक्टर, हाँ, बस के अंदर जो कंडक्टर, अरे थोड़ी साइड दे दो, बैठाओ बैठाओ भाई साहब बैठाओ, ठीक है, चलो भाई स्टॉप आपका आ गया। तो यहां पर भी कंडक्टर इस प्रकार की मतलब अपनी म्यूजिकल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, एक लय में जो बताते हैं। एक वो नहीं आते हिप हॉप, जो उसमें पब वगैरह में जो आपके हिप हॉप करते हैं, ठीक है, गाने वाने चलाते हैं, उनके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस पाई जाती है, ठीक है। यो हनी सिंह टाइप वाले जो रहते हैं कैप वेप लगा के, उनके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस आपकी पाई जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए दो इंटेलिजेंस को एक साथ समझना। यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इस वाली दो इंटेलिजेंस के अंदर। एक बारी में समझना, एक ही बारी में आपको हो जाएगा, ठीक है। इनके बारे में देखिए, ठीक है। नेहा कक्कड़, हाँ भाई नेहा कक्कड़ भी होगी आपकी, म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगी इसके अंदर, बिल्कुल ठीक बताया आपने, ठीक। अब देखिए दो प्रकार की इंटेलिजेंस आपके सामने आ गई। अब इसको इंग्लिश में नाम याद करना, ठीक है, प्लीज इसको हिंदी में मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे। एक होती है आपकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, एक होती है आपकी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है। सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अंदर जो व्यक्ति दूसरों के मनोभाव को समझ जाता है, ठीक है, जो व्यक्ति दूसरों की मनोदशा को समझ जाता है, जो व्यक्ति दूसरों से इंटरेक्ट बहुत बढ़िया तरीके से करता है, या जो व्यक्ति दूसरों को फंसाने की काबिलियत रखता है, तो उसके अंदर आपकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हो जाती है, यानी कि दूसरों को कन्विंस कर लेता है बहुत जल्दी। ये बुद्धि किसके अंदर पाई जाती है, एक तो सामने आपके दिख रहा है, कौन है ये है आपके नेता। कौन है आपके नेता, नेता लोगों के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है, क्योंकि इनको पब्लिक को पता है कैसे पब्लिक को कन्विंस करना होता है, कैसे पब्लिक को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग विशेष के आधार पर, स्थान के आधार पर लड़ाना है। और पब्लिक खुश हो जाती है, और देखो ये मेरे धर्म का नेता है भाई, ये हमारा लीडर है, और भाई ये तो मेरी जाति का नेता है, देखो मेरी जाति में से एक मेरा नेता बड़ा हुआ है, ये हमारी जाति का नेता है। नेता किसी का भी नहीं है ना तो किसी के धर्म का है, ना किसी के जाति का, बस यूज आपको करेगा और यूज करके फेंक देगा, फिर अगली बार में फिर आपको यूज करेगा। तो नेता किसी के नहीं, उनके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस पाई जाती है। ऐसी बात सभी नेताओं के लिए नहीं है, क्योंकि एक्यूरेट 100% सभी एक जैसे नहीं होते, कुछ ठीक भी होते हैं, बट ज्यादातर के साथ ये वाला केस देखने को मिलता है आपका, ठीक है। ये बात आप समझ गए नेता के अंदर। उसके अलावा आपके सामाजिक कार्यकर्ता हो जाएंगे। टीचर के अंदर आपकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है। कहते हैं ना कि टीचर को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, बहुत लालची तो होता है, लालची नहीं वो बीचू होता है बहुत, ठीक है, कंजूस होता है टीचर, तो इसलिए टीचर को बेवकूफ नहीं बना सकता। उसके अलावा देखिए जो आप लोगों ने कुछ एजेंट देखे हुए ना, जो आपके पर्टिकुलर कुछ वो दिलाते रहते हैं, मान लीजिए ये योजना ले लो, ये LIC ले लो, ये ले लो, तो ये बहुत जल्दी पब्लिक को कन्विंस कर लेते हैं, ठीक है। एक हमारे यहाँ पर जो है मैनेजर आए थे, तो मैनेजर ने आगे बहुत सारे प्लान बता दिए कि सर ये वाला प्लान है, ये वाला प्लान है, ये वाला प्लान है।
मैंने कहा सर ये वाला प्लान क्या है? कह रहे सर ये मरने के बाद इतने करोड़ आपको मिलेंगे। मैंने कहा भाई, मैंने कहा ये तो बहुत जबरदस्त प्लान है। कह रहे तो सर बहुत चल रहा है, लोग इसको बहुत लेते हैं, मरने के बाद क्या करेंगे उसको, लेकिन प्लान कई करोड़ों का है तो आदमी कन्विंस हो जाता है, यार मरने के बाद मेरे घर वालों को तो मिलेगा तो कन्विंस कर लेते हैं, हालांकि मैं नहीं हुआ, ठीक है। उसके अलावा जो आपके दुकानदार होते हैं, क्या होते हैं? दुकानदार होते हैं, इनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। दुकान के अंदर आप लोग चले जाइए, लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी कपड़ा पहन लो, दुकानदार कहेगा ये ड्रेस तो आपके लिए बनी है, अरे कितने बढ़िया लग रहे हो, कितनी बढ़िया लग रहे हो, आप तो राजा लग रहे हो यार, आप तो रानी लग रही हो एकदम। बस जो एकदम गधा भी लग रहा होगा ना, ठीक है, लड़कियों को तो नहीं कहेंगे कुछ, तो वो भी ये सोचेगा बस मैं ही लग रहा हूं जो कुछ लगा, तो भाई साहब पैक कर दो इसको, ठीक है, कोई डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट नहीं, कुछ भी पैक कर दो तुम इसको, ठीक है। डिस्काउंट के नाम पे पागल बना देते हैं जो आपके दुकानदार होते हैं। 70% डिस्काउंट, वहां जाकर देखते हैं कुछ डिस्काउंट नहीं होता, पहली चीजें मतलब लेस करके रखते हैं, ठीक है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का सीधा सा संबंध रखना है, ये दूसरों की मनोदशा को समझता है, हाव भाव को समझता है, दूसरे से इंटरेक्ट करता है। ये खुद से इंटरेक्ट करते हैं, किससे करते हैं? ये लोग करते हैं खुद से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। अंदर के अपनी अंतर भावना को यहां पर समझते हैं, अंतर मन को समझते हैं, क्या चल रहा है अंदर, कैसे करना है, क्या नहीं करना, इस प्रकार की चीजें इनके अंदर रहती है। जैसे आपके आध्यात्मिक गुरु हो गए, आपके साइकोलॉजिस्ट हो गए, इस प्रकार के लोग आपके इंट्रापर्सनल के अंदर आ जाएंगे। तो आप लोग समझ गए, इंटरपर्सनल दूसरों की मनोदशा को समझ जाते हैं, दूसरों से इंटरेक्ट बढ़िया तरीके से करते हैं, और इंट्रापर्सनल आपके हो जाएंगे जो खुद से करते हैं आपके, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए। चलिए बढ़ते आपके अगले की ओर बढ़ते, अगली बुद्धि के बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं, ठीक है। अगली बुद्धि आपके सामने आ गई, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस आ गई। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस उन लोगों के अंदर यहां पर बेसिकली देखने को मिलती है जो नेचर के करीब रहते हैं, जैसे आपके एनवायरमेंट लवर हो गए, जैसा आपका जो किसान हो गया, उनके अंदर ये वाली बुद्धि आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये बुद्धि उनके अंदर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, हाँ सेल्समैन होते हैं। चलिए सर 2 घंटे तो हो गया, चलो भाई देखते हैं आगे और कितने घंटे रहेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो आपका साइकोलॉजिस्ट भी आ रहा है ना, इसके अंदर आपकी इंटरपर्सनल रहती है, इंट्रापर्सनल भी रहती है आपकी, ठीक है, क्योंकि खुद से नहीं दूसरों के ज्यादा करता है, थोड़ा इधर आगे होगा। तो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं दूसरों की मनोदशा को समझ जाते हैं, ठीक है। ये इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल ये थोड़ा हो गया होगा। तो इनके अंदर भी ये वाली बुद्धि बहुत, दोनों हाई कैटेगरीज के अंदर आपको देखने मिलती है। दूसरों की मनोदशा को भी बहुत जल्दी समझ जाते हैं जो आपके साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। बता देते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कौन सी भूत प्रेत की आत्मा इसके अंदर घुस गई, ये दूसरों की बता देते हैं, ठीक है, जो इंट्रापर्सनल के अंदर होता है आपका, ठीक। अब देखिए कुछ क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन जो सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है आपके सामने कि बुद्धिमत्ता का अनुभवात्मक तत्व, यानी यहां पर दिया हुआ है आपका एक्सपीरियंशियल एलिमेंट यहां पर कौन सा है बुद्धि का, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। बताइए भाई उसके बारे में बताइए। अब देखिए यहां पर बात हो रही है आपके स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय सिद्धांत की बात हो रही है, ठीक है। स्टर्नबर्ग के आपके ट्रायर्किक थ्योरी की बात हो रही है, यानी कि आपके त्रितंत्र के सिद्धांत की बात हो रही है, जिन्होंने अपना 3 प्रकार की यहां पर बुद्धि बताई थी, ठीक है। कितने प्रकार की यहां पर बुद्धि बताई थी? इन्होंने बुद्धि बताई थी आपकी 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी। तो यहां पर बात हो रही है, जैसे पहले बुद्धि की बात करूं जिसके अंदर एक्सपीरियंशियल एलिमेंट है, यानी वो बुद्धि जो आपके अनुभवों पर आधारित है। किस पर आधारित है? वो बुद्धि जो आपके अनुभवों पर आधारित है। वो कौन सी यहां पर बुद्धि होगी? जो अभी आप लोग यहां पर चीजें पढ़ रहे हो, देख रहे हो, सीटेट के अंदर पेपर दोगे, उससे पहले आप लोगों ने प्रैक्टिस करी ना, उससे पहले मेरी क्लास ली, नोट्स लिए, या किसी ने कोर्स लिया, तो आप लोगों का अनुभव काम आया। तो ये बुद्धि आपके अनुभव पर आधारित होती है, जो होती है आपकी एक्सपीरियंस जिसके अंदर होता है, वो होती है आपकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस यहां पर होती है। कौन सी होती है? ये होती है आपकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस होती है। पहली हो गई आपकी। दूसरी बुद्धि होती है आपकी कॉम्पोनेंशियल होती है, या एनालिटिकल भी आप लोग इसको कह सकते हो, जो आपकी घटकों में आपकी बुद्धि रहती है, जहां आप लोग अलग अलग कंपोनेंट उठाकर उसका यहां पर कुछ समाधान भी करते हो, ठीक है। जैसा मान लीजिए आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, तो आपने पर्टिकुलर 1 2 3 4 5 जैसे पेपर 1 की बात करें, अलग अलग कंपोनेंट में इसको बांट लिया, और फिर आप लोग इसका यहां पर किसी प्रकार से एनालिसिस करके इसका समाधान कर रहे हो। एक होती है आपकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है, यानी कि आपकी व्यवहारिक आपकी बुद्धि रहती है, यानी कि आपकी जो एनवायरमेंट से आपकी रिलेटेड रहती है, जो आपको बुद्धि रहती है, ये आपकी प्रैक्टिकल चीजों पर आधारित रहती है। जैसे भी पढ़ते पढ़ते मान लीजिए अभी लाइट चली जाए, तो लाइट चले जाने पर मैं क्या काम करूंगा, अरे भाई गेट वेट खोल दे, ये काम कर दे, वरना पसीने में बुरा हाल हो जाएगा। तो मैंने कौन सी बुद्धि का यूज करा? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का यहां पर यूज करा। तो इस प्रकार से स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी त्रितंत्रीय सिद्धांत के अंतर्गत ये आपकी 3 बुद्धि आती है, जिसके अंदर ये वाला क्वेश्चन आपका था। मैंने इसको अलग से एक्सप्लेन नहीं करा टॉपिक में, मैंने सोचा क्वेश्चन आ गया तो उसको डाल देता हूं, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में मात्र अभी तक 2 बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर ये रहा आगे, जो आपके सामने हार्वर्ड गार्डनर की यहां पर देखने को मिल रही है, उसके बारे में यहां पर बात कर लेते हैं, ठीक है। पोल भाई इनको दे दिया जाए, तो पोल अब आपको यहां पर मैं दे देता हूं, पोल दे दो भाई इनको, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं आपकी इस वाली के बारे में, बात करते हैं
कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि का प्रकार और अंतः संबंधित अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। अब मुझे एक बात बताइए, बुद्धि जो इन्होंने बताई हार्वर्ड गार्डनर ने, जैसे मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूं 8 प्रकार की बुद्धि बताई, तो 8 प्रकार की बुद्धि के अकॉर्डिंग यहां पर एक इनकी आलोचना भी हुई थी। अगर किसी को आलोचना पता हो तो जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि हार्वर्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की क्यों आलोचना हुई थी, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक हम लोग पढ़ते हैं बुद्धि के टाइप्स और यहां पर उसके जो जो यहां पर संभावनाएं बननी है। पहली दी हुई है आपकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जिसके अंदर अपनी क्या होती है, भाषा और शब्दों पर बढ़िया कमांड रहता है। बट दे दिया आपका अकाउंटेंट, अकाउंटेंट नहीं होगा आपका, कौन सा हो जाएगा, लॉजिकल मैथमेटिकल हो जाएगा ये आपका, ठीक है। अगली दे दी स्पेशल इंटेलिजेंस दे दी, स्पेशल इंटेलिजेंस के अंदर इन्होंने आर्किटेक्चर दे दिया, दूसरा अपने आप ही ठीक हो जाएगा, जिसके अंदर ये वाली बुद्धि देखने को मिलती है। तीसरी दे दी बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, इसके अंदर आपका सिंगर दे दिया, जबकि सिंगर के अंदर कौन सी होती है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। अगला दे दी इसने नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जिसके अंदर कौन पाया जाता है, जिसके अंदर पाया जाता है आपका किसान पाया जाता है, जबकि इसने दे दिया टीचर, टीचर के अंदर पाई जाती है आपकी इंटरपर्सनल पाई जाती है। तो इस प्रकार से आपकी बुद्धि के टाइप्स थे और उसके सामने आपकी संभावनाएं थी। तो संभावनाओं में से कौन सी सही निकली, संभावनाओं में से सही निकली आर्किटेक्चर वाली, यानी कि स्पेशल अंडरस्टैंडिंग आपकी सही निकली। जरा बताइए आलोचना क्यों कही गई थी, एक बार नजर डाल लो, ठीक है। मेल को इंपोर्टेंट दिया, अच्छा, मतलब कुछ भी आलोचना आएगी तो वही मेल को इंपोर्टेंट दिया, वही कोलबर्ग, वही कैरोल गिलिगन, उसी के ऊपर चले जाते हो। और भी बताइए जरा इसके बारे में कुछ, ठीक है, बुद्धि के बारे में, जो आपका सीटेट के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है उसके बारे में बताइए, ठीक है। हाँ, बुद्धि का मापन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ठीक। ये जो आपकी बुद्धि है ना, बुद्धि का आपका मापन नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल इस स्टूडेंट ने सही बताया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है ना आपके सीटेट के एग्जाम में, 8 प्रकार की बुद्धि आती है। या अब हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में क्या बताया कि बुद्धि कई प्रकार की होती है, कई सारे आयाम होते हैं। आलोचना ये आती है हम बुद्धि को मेजर नहीं कर सकते। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोग कैसे मेजर करोगे कि किसी के अंदर नेचुरलिस्टिक ज्यादा है, कैसे मेजर करोगे आप लोग कैसे मेजर करोगे किसी के अंदर इंटरपर्सनल है, इंट्रापर्सनल है। मापन करने का कुछ तरीका भी तो होना चाहिए ना आपका, नहीं कर सकते हम लोग मापन। तो इसकी एक आलोचना आपने बिल्कुल सही बताई, इसका हम लोग यहां पर मापन नहीं कर सकते, इसका मेजरेबल नहीं है आपकी, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहां पर आपकी जो बुद्धि है वो बुद्धि यहां पर कंप्लीट हो गई।